अध्याय 11। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है टेल हब में, आपकी पसंदीदा हिंदी ऑडियो नॉवेल्स की दुनिया में। एक्शन हो, रोमांस हो, मिस्ट्री या फैंटेसी, हर दिन यहाँ मिलता है नया एपिसोड। अगर आप कहानियों के दीवाने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेल हब पर हर कहानी होती है एक ब्लॉकबस्टर। उसने अपना फोन खोला और जो क्यूई ने उत्सुकता से पासवर्ड फाइल खोली और उसमें जो किंग की जन्मतिथि दर्ज की। सचमुच, आज सचमुच किंग का जन्मदिन है। इस समय जो क्यूई की भावनाएं बेहद जटिल थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया इरुओ के मन में अभी भी इतनी अनमोल यादें होंगी। बिना किसी झिझक के जो क्यूई ने फोल्डर खोल दिया। अंदर जो कुछ था उसे देखकर वह तुरंत स्तब्ध रह गया और उसके हृदय में गहरी भावना का संचार हुआ। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर थी। और यह तस्वीर बिल्कुल उनकी और शिया इरुओ की एक साथ की तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही जो क्यूई के आंसू आखिरकार फूट फूट कर बहने लगे। रुओ रुओ, क्या तुम ठीक हो? जो क्यूई ने तस्वीर से कुछ फुसफुसाया। समय और स्थान को भूलकर उसके मन में केवल उसके और शिया इरुओ के बारे में ही सब कुछ था। यादें तुरंत उसके दिल में उमड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही जो क्यूई ध्यान से तस्वीर देख रही थी, अचानक पुलिस अंदर आ गई। सबसे आगे एक महिला पुलिस अधिकारी चल रही थी, जिसके गंभीर चेहरे के बावजूद उसकी खूबसूरत विशेषताएं अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। कृपया हमारे साथ आइए, महिला अधिकारी ने सख्ती से कहा। मेरा नाम शियाओ युकियान है और हम पुलिस हैं। ओ, पुलिस। जो क्यूई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, क्या मैंने कानून तोड़ा है? हमें अभी तक आपके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत जानकारी संदिग्ध है, इसलिए कृपया हमारे साथ आइए, जियाओ युकियान ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ एक नियमित जांच है। आपको केवल एक बयान और एक उंगली का निशान देना होगा, फिर आप जा सकते हैं। बेशक, यह इस आधार पर है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। मैं जो क्यूई ने बेबसी से अपना फोन रख दिया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे जांच में सहायता करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मुझे अभी भी कुछ भी पता नहीं है। आपका पहचान पत्र 2017 में समाप्त हो गया था और अब 2019 है, जियाओ युकियान ने जो क्यूई को ध्यान से देखते हुए कहा। और मुझे यह भी पता चला कि आप एक लापता व्यक्ति के रूप में पंजीकृत हैं, जिसे आपके परिवार ने दर्ज कराया है, लेकिन आपके परिवार से अब संपर्क नहीं किया जा सकता है। कृपया निश्चिंत रहें, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, कृपया हमारे साथ आइए। लापता व्यक्ति, यह सुनकर जो क्यूई तुरंत कारण समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका पहचान पत्र समाप्त हो गया था, लेकिन उसने इसे नवीनीकृत नहीं कराया था। किसी को भी संदेह होना स्वाभाविक है। हालांकि उसके आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और यहां तक कि तस्वीरें लेने के लिए अपने फोन भी उठा रहे थे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। जो क्यूई ने सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार होकर उठ खड़ी हुई। जो क्यूई का सहयोग देखकर अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें डर था कि जो क्यूई वास्तव में एक वांछित संदिग्ध था। शियाओ युकियान की कार में बैठे हुए जो क्यूई का दिमाग पूरी यात्रा के दौरान लगातार विचारों से भरा हुआ था। मैं लापता व्यक्ति के रूप में पंजीकृत हूं, उस समय जिया इरुओ ने ही पुलिस को सूचना दी होगी। जो क्यूई ने आह भरी और सिर हिलाया। लेकिन पुलिस से मदद मांगना बेकार था, मैं पहले ही दूसरी दुनिया में जा चुका था। रुओ रुओ, मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा, मुझे सभी बाधाओं को पार करके तुम्हारे साथ होना ही होगा। यात्रा खामोशी भरी रही और जो क्यूई को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जो क्यूई का कोई आपराधिक रिकॉर्ड न मिलने के कारण केवल एक सामान्य नियमित पूछताछ की गई। आपको सीधे यहाँ लाने के लिए क्षमा करें, जियाओ युकियान ने माफी मांगते हुए कहा और जो क्यूई को बाहर छोड़ने की तैयारी करने लगी। कोई बात नहीं, मेरे पहचान पत्र वाकई संदिग्ध हैं, जो क्यूई ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मुझे आपकी आंखों में थोड़ी निराशा दिखाई दे रही है। आह, क्या यह इतना स्पष्ट है? तुमने ध्यान दिया? जियाओ युकियान ने अजीब तरह से कहा, तुम तो काफी ध्यान देने वाली हो। आह, लेकिन कुछ नहीं। मुझे पहले लगा कि मुझे एक बड़ा मामला मिला है। मेरे पिताजी हमेशा से मेरे आपराधिक जांचकर्ता बनने के विचार से असहमत थे, लेकिन मैं उन्हें गलत साबित करने के लिए कुछ न कुछ हासिल करने पर अडिग हूँ। मुझे लगा था कि तुम किसी बड़े मामले के अपराधी हो, लेकिन मेरी उम्मीदें बेकार ही थीं। मैं समझ गया, जो क्यूई ने कड़वाहट से अपनी नाक रगड़ी, फिर अचानक कुछ याद आया और जल्दी से कहा, वैसे अधिकारी शियाओ, कृपया एक पल रुकिए। क्या मैं उस समय के हस्ताक्षर देख सकता हूं जब मुझे लापता व्यक्ति के रूप में रिपोर्ट किया गया था? हस्ताक्षर? जियाओ युकियान थोड़ा चौंक गई, फिर बोली, ओह, आपका मतलब परिवार के आवेदन दस्तावेजों से है? जी हाँ, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? जो क्यूई ने घबराते हुए पूछा। जी हाँ, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। माफ कीजिए, छोटे भाई, हम यहाँ सिर्फ एक नियमित पूछताछ के लिए आए हैं, क्योंकि आपकी स्थिति थोड़ी अलग है। जियाओ युकियान को बाहर जाते देख, पास खड़े एक पुलिस अधिकारी ने मुस्कुराते हुए सिगरेट की पेशकश की, और हमारे अधिकारी जियाओ को यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ है।
वह हमेशा किसी बड़े मामले पर काम करना चाहती है, लेकिन इस दुनिया में करने के लिए कितने बड़े मामले हैं। तुम सही कह रहे हो। जो क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया और सिर हिलाया। दरअसल बड़े मामलों का न होना भी इस शहर की सभ्यता के स्तर को दर्शाता है। यदि संभव हो तो मैं यह भी आशा करता हूं कि कभी भी कोई बड़े मामले सामने न आए। बिल्कुल सही कहा। पुलिस अधिकारी ने जो क्यूई के कंधे पर थपथपाया। मैं भी आपकी तरह ही महसूस करता हूं। मैं तो यही चाहूंगा कि इस दुनिया में कभी कोई बड़ा मामला सामने ही ना आए। ठीक है, मेरे साथ आओ। तभी जियाओ युकियान ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। उसका सुंदर चेहरा मानो हर चीज को नीरस समझता था। दोनों साथ साथ चलते हुए एक कार्यालय पहुंचे। कुछ ही देर में जियाओ युकियान को एक दस्तावेज मिला और उसने उसे जो क्यूई के सामने मेज पर रख दिया। ये रहा, ये रहा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं है, और इसे बाहर ले जाने की तो बिल्कुल भी नहीं। जो क्यूई ने झट से सिर हिलाया, दस्तावेज खोला और नीचे जिया इरुओ के हस्ताक्षर देखे। उसकी भावनाएं तुरंत जटिल हो गईं। ठीक है, धन्यवाद। जो क्यूई ने आह भरी और दस्तावेज बंद कर दिया। तो चलिए चलते हैं। जियाओ युकियान ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि अचानक कई लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ गए, और उनकी भावनाएं तुरंत तनावपूर्ण हो गईं। ऑफिसर शियाओ, जल्दी करें। युवानहु रोड पर स्थित प्री स्कूल में बंधक बनाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बंधक स्थिति। जियाओ युकियान की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने जल्दी से कहा, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुरंत भेजें। युवानहु रोड। जो क्यूई उठकर जाने ही वाला था कि अचानक ये शब्द सुनकर वह चौंक गया, फिर तुरंत घबरा गया। क्या यह युवानहु रोड है? कौन सा प्री स्कूल? क्या हुआ? एक खलनायक। बंधक बनाना। अपनी अत्यधिक उत्तेजना के कारण जो क्यूई ने सीधे शियाओ युकियान का कंधा पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? यह पुलिस स्टेशन है। हालांकि जियाओ युकियान जानती थी कि स्थिति गंभीर है, लेकिन उसे पहले कभी किसी पुरुष ने इस तरह छुआ नहीं था, इसलिए उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने संघर्ष किया। हालांकि जो क्यूई की ताकत इतनी अधिक थी कि उसके लिए खुद को छुड़ाना मुश्किल हो गया। उसके अन्य सहकर्मियों ने यह दृश्य देखा और तुरंत जो क्यूई के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली। छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? हाथ ऊपर करो, हिलना मत। तो मुझे खेद है, जो क्यूई ने घबराते हुए जल्दी से कहा, मेरी बच्ची युवानहु रोड पर स्थित प्री स्कूल में जाती है, और मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। मैं आपके साथ जा सकता हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा है। जियाओ युकियान थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर भी बोली, नहीं, यह खतरनाक है। परिवार के सदस्य, कृपया। जो क्यूई भावनाओं के उफान से भर गया, और उसने अनजाने में अपनी आंखों में आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी, जिससे तुरंत ही दमन का एक सम्मोहक भाव फैल गया, और जियाओ युकियान अनायास ही सहमत हो गई। ठीक है, तो आप पहचान करने में मदद कर सकते हैं। चलिए जल्दी चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य पुलिस अधिकारी पहले तो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शियाओ युकियान सहमत हो गई है, तो वे भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। पूरी यात्रा के दौरान जो क्यूई का दिल चिंता और बेचैनी से भरा हुआ था। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। वह पहले ही शिया इरुओ को खो चुका था, और किसी भी हालत में वह अपनी बच्ची जो किंकिंग को दोबारा नहीं खो सकता था। जो किंकिंग, पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो क्यूई की भावुक अवस्था को देखकर जियाओ युकियान ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो। अभी तक बंधकों के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हम पर भरोसा रखिए पुलिस, हम सभी बंधकों को जरूर छुड़ा लेंगे। इस समय जो क्यूई का ध्यान पूरी तरह से जो किंकिंग पर केंद्रित था। वह किसी से भी संवाद करने में असमर्थ थी। जो क्यूई की बेचैनी को देखते हुए जियाओ युकियान ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने सहयोगियों के साथ आगामी परिचालन मामलों पर चर्चा की। पुलिस की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंच गई। जब अंततः यह स्कूल के गेट के सामने रुकी, तो जो क्यूई का दिल आखिरकार सामान्य हो गया। यह युवानहु रोड के दूसरे छोर पर स्थित एक स्कूल निकला, न कि वह स्कूल जिसमें जो किंकिंग पढ़ती थी। क्षमा करें अधिकारी, मैंने आपको विलंबित कर दिया। यह मेरी बेटी का स्कूल नहीं है। नहीं, अपराधी ने एक बंधक की हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी तुरंत दौड़कर आया। अच्छा हुआ कि आप यहाँ हैं। मीडिया को नियंत्रित करें, उन्हें अपराधी को उकसाने न दें। बाकी सब लोग अपना सामान पहन लें और हमारे साथ घात लगाकर हमला करने की तैयारी करें। धिक्कार है, ये नीच लोग सचमुच बच्चों को बंधक बना रहे हैं। हाँ, जियाओ युकियान और अन्य लोगों ने तुरंत सहमति जताई और तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने हत्याएं शुरू कर दी हैं। यह खबर सुनकर जो क्यूई का दिल भी कांप उठा। हालांकि उनका अपना बच्चा घर के अंदर नहीं था, फिर भी ऐसी स्थिति का सामना करने पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। जियाओ युकियान और उनकी टीम सभी घटनास्थल की ओर जा रही थी, जिससे जो क्यूई पर ध्यान देने वाला कोई नहीं बचा था। बाकी लोगों ने मान लिया कि जो क्यूई भी एक पुलिस अधिकारी है जो उनके साथ आया है, इसलिए उन्होंने उसे नहीं रोका।
तभी अपहरणकर्ता एक बच्चे को पकड़े हुए बाहर आया और उसके सिर पर बंदूक ताने हुए चिल्लाया, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। क्या तुम समझते नहीं हो? मैं आपको 20 मिनट और दूंगा। अगर 20 मिनट बाद भी पैसे नहीं मिले तो मैं हर मिनट एक व्यक्ति को मार डालूंगा। आप सभी ध्यान से सुने। तभी जियाओ युकियान का दिल खुशी से झूम उठा, आखिरकार मौका आ ही गया, मुझे खुद को साबित करना ही होगा। जल्दबाजी मत करो, चलो पहले बात कर लेते हैं। यह सोचकर जियाओ युकियान ने बिना झिझक के आगे बढ़कर कहा, चलो शांति से बात करते हैं, बच्चे निर्दोष हैं। हा 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 हा, अपराधी ने व्यंग्य करते हुए कहा, बच्चे तो निर्दोष हैं, तो मेरा क्या? हम निर्माण स्थल पर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें मजदूरी नहीं मिलती। क्या यह हमें भूख से मरने के लिए मजबूर करना नहीं है? यह बच्चा डेवलपर बॉस का बच्चा है। मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन आपको मुझे पैसे देने होंगे। ठीक है, बस इतना ही काफी है। रुको, जियाओ युकियान ने दांत पीसते हुए कहा, बच्चे निर्दोष हैं और तुम अभी बहुत उत्तेजित हो, गलती से गोली चल जाना बहुत आसान है। तुम बच्चों को रिहा करो और मैं तुम्हारा बंधक बन जाऊंगा। अपराधी ने शियाओ युकियान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा फिगर काफी अच्छा है और तुम काफी खूबसूरत हो, लंबी टांगों के साथ, लेकिन मुझे माफ करना, मुझे अभी भी पैसे चाहिए। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। वह इतनी जल्दबाज क्यों है? क्या उसे पहले अपराधी की भावनाओं को स्थिर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? जो क्यूई ने अपने बगल में बैठे व्यक्ति से हैरानी से पूछा। हम अभी उसकी स्थिति स्थिर नहीं कर सकते। हमें अभी अभी खबर मिली है कि अपराधी का मकसद पैसा नहीं है, उसका इरादा सचमुच हत्या करने का है। तुम्हारा मतलब है, अगर उसे पैसे मिल भी जाएं, तो भी वह हत्या करने की योजना बना रहा है? बिल्कुल, इसीलिए तो शियाओ युकियान ऊपर गई थी। हमने पहले किसी और को भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन यह लड़की वाकई बहुत जल्दबाज है। तुम कौन हो? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं इससे पहले कि जो क्यूई अपनी बात पूरी कर पाती, शियाओ युकियान कुछ और कदम आगे बढ़ी, अपनी पिस्तौल जमीन पर रखी, अपने हाथ ऊपर उठाए और आगे बढ़ गई। कृपया शांत हो जाए, आप मुझसे बात कर सकते हैं, जियाओ युकियान ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, मेरे पास अभी कोई हथियार नहीं है। मुझे बंधक बनने दीजिए और इन बच्चों को रिहा कर दीजिए। हमें पहले ही यह खबर मिल चुकी है कि आपका बच्चा अभी भी अस्पताल में है और उसे पैसों की जरूरत है। हम इस समस्या को हल करने में आपकी मदद करेंगे। शाओ युकियान के शब्द इतने तीखे थे कि अपराधी का दिल एक पल के लिए नर्म पड़ गया। हालांकि यह लड़की थोड़ी आवेगशील है, फिर भी उसमें कुछ हुनर है। जो क्यूई ने मन ही मन सिर हिलाया। अब समय आ गया है। शाओ युकियान दृढ़ निश्चय के साथ अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जमीन से पिस्तौल उठाए और गोली चलाने ही वाली थी। लेकिन इसी क्षण अपराधी ने भी प्रतिक्रिया दी और अवचेतन रूप से शियाओ युकियान पर गोली चलाने का निशाना साधा। खतरा! उसके साथियों ने जोर से चिल्लाया, लेकिन अपराधी के सामने एक बच्चा होने के कारण गोली चलाना मुश्किल था। इस नाजुक क्षण में जो क्यूई ने अपनी चाल चली, वह अचानक तीर की तरह आगे बढ़ा। अध्याय 12, शियाओ युकियान के साथ घनिष्ठ संपर्क। शाओ युकियान अभी भी बहुत जल्दबाज है। वह तो अकेले ही आगे बढ़ गई। स्नाइपर अभी तक अपनी पोजीशन पर भी नहीं पहुंचे हैं, यह बहुत खतरनाक है। अरे यार, सब लोग अपने सुरक्षा कवच खोल लो और किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार रहो। सभी मीडिया कर्मियों को पीछे हटने के लिए कहें। आकस्मिक चोट से बचने के लिए कोई लाइव प्रसारण नहीं। एक कप्तान ने तेजी से कई आदेश जारी किए और सभी तुरंत एक साथ हरकत में आ गए। शुरुआत में कई मीडिया संस्थानों ने पहले ही अपने कैमरे लगा लिए थे और लाइव प्रसारण करने का इरादा रखते थे। पुलिस के निर्देश सुनकर हालांकि सभी लोग बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें उनका पालन करना पड़ा। दरअसल इस तरह का गंभीर सामाजिक मामला लाइव टेलीविजन प्रसारण के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन ठीक उसी क्षण जियाओ युकियान ने अपराधी को क्रोधित कर दिया, जो गोली चलाने ही वाला था। जो क्यूई को बहुत पहले से ही पूर्वाभास हो रहा था और वह इस खूबसूरत पुलिस की बच्ची को इस तरह के दुखद भाग्य का सामना करते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वह एक ही छलांग में आगे बढ़ गया। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज और शक्तिशाली थी, जिसने सभी को चौंका दिया। जो क्यूई के दोनों पैर धमाका करने वाली तोपों की तरह थे, उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उनमें उड़ेल दी और धमाके के साथ बाहर निकल गया। रास्ते से हट जाओ। ज्यादा बातचीत का समय दिए बिना जो क्यूई तुरंत शियाओ युकियान के पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। इस समय अपराधी गोली चला चुका था और जो क्यूई शियाओ युकियान को पकड़े हुए घूम गया और बाल बाल गोली से बच गया। स्पर्श बुरा नहीं है। हालांकि जो क्यूई का शियाओ युकियान से केवल संक्षिप्त शारीरिक संपर्क था, फिर भी उसने महसूस किया कि शरीर का एक विशेष भाग बहुत नर्म था। बेशक उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, समय कम था और यह पहले से ही सबसे अच्छा परिणाम था। उसी समय जो क्यूई उछलकर खड़ी हो गई और पलक झपकते ही अपराधी के पास पहुंच गई। अपराधी भयभीत लग रहा था और जो क्यूई पर गोली चलाना जारी रखने ही वाला था, लेकिन जो क्यूई उसे ऐसा मौका कैसे दे सकता था?
तुम मौत को दावत दे रहे हो। जो क्यूई ने एक झटके में पिस्तौल छीन ली और उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। एक जोरदार धमाका हुआ, जो गोली चलने की आवाज के समान था। अपराधी पल भर में तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया और अपने पीछे की दीवार से जा टकराया। एक गड़गड़ाहट की आवाज आई और दीवार ढह गई, जिससे अपराधी उसके अंदर दब गया। वाह वाह, आखिरकार बचाए गए बच्चे ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। डरो मत, जो क्यूई ने राहत की सांस लेते हुए उसकी पीठ थपथपाई। जल्दी करो, अपराधी घायल है, उसे तुरंत गिरफ्तार करो और ले जाओ। हालांकि कमांडर ने पूरी तरह से नहीं देखा कि अभी क्या हुआ था, लेकिन वह सबसे पहले हरकत में आया और उसने तुरंत अपने साथियों को कार्रवाई करने का आदेश दिया। धन्यवाद। जियाओ युकियान अभी भी सदमे में थी और उसने कुछ शर्मिंदगी के साथ जो क्यूई से कहा। शायद हाल ही में हुए उनके शारीरिक संपर्क के कारण उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक हो। जो क्यूई मुस्कुराए और सिर हिलाया, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अभी क्या हुआ था। अरे, तुम्हें खून बह रहा है। जियाओ युकियान ने अचानक जो क्यूई के गाल पर एक लाल निशान देखा, जो गोली के छूने का निशान था। शुक्र है कि वह ज्यादा गहरा नहीं था। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खून निकला है। जो क्यूई ने अपना चेहरा पोंछते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, क्योंकि अपराधी पकड़ा गया है, मैं अब जा रहा हूँ। जो क्यूई उठ खड़ा हुआ, जाने के लिए तैयार। एक पल रुकिए, जियाओ युकियान ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, कैसा रहेगा अगर मैं आपको लिफ्ट दे दूं? कोई बात नहीं। ओह, ठीक है। जो क्यूई को अचानक कुछ याद आया, क्या मुझे अभी एक फोन कार्ड मिल सकता है? मेरी याददाश्त देखो, मैं अभी इतनी व्यस्त थी कि तुम्हारा अस्थायी पहचान पत्र लेना भूल गई। जियाओ युकियान मुस्कुराए और जो क्यूई के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, चलो, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देती हूँ, तुम इसे ले आओगी, और साथ ही तुम एक फोटो खिंचवाकर अपना नया पहचान पत्र बनवा लो। ठीक है फिर। जो क्यूई ने सिर हिलाया और उसके पास शियाओ युकियान के साथ स्टेशन लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अभी आपको इतना घबराया हुआ देखकर, क्या आपकी बेटी भी पास के किसी किंडरगार्टन में पढ़ती है? जियाओ युकियान ने कार में बैठे हुए पूछा। हाँ, यह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन यह किंडरगार्टन नहीं, प्री स्कूल है। आप इतनी कम उम्र की हैं और आपकी बेटी प्री स्कूल में पढ़ती है। शियाओ युकियान ने उत्सुकता से पूछा, तो पिछले कुछ वर्षों में क्या यह सचमुच वैसा ही था जैसा आपने कहा, कि आपको एक ब्लैक लेबर कंपनी ने धोखा देकर विदेश में काम करने के लिए भेज दिया था? अफसोस, ऐसे धोखेबाज बहुत हैं, शुक्र है कि आप सुरक्षित लौट आईं। अगले 2 दिनों में मैं आपके द्वारा दिए गए बयान का पालन करूंगा और पूरी तरह से जांच करने में आपकी मदद करूंगा। बेशक, अगर मैं विदेश में काम करने नहीं जाता, तो मुझे इतनी ताकत कहां से मिलती? जो क्यूई ने अपनी नाक रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। कुछ हद तक तो यह बात समझ में आती है। मैंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी और अपराधी को पहले ही काबू कर लिया गया था। जियाओ युकियान ने चिढ़कर कहा, काश मैंने उसे खुद ही पकड़ लिया होता, वरना इस बार मेरे पिताजी को कुछ कहना ही नहीं पड़ता। लेकिन आपको बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण नहीं होना चाहिए। जो क्यूई ने सिर हिलाया और आह भरी, जब आप किसी समस्या का सामना करें, तो आपको शांत और संयमित रहना चाहिए, अन्यथा किसी बड़े मामले का सामना करने से पहले ही आप किसी और के लिए एक बड़ा मामला बन सकते हैं। ये नायिका उतनी नाकाबिल नहीं है जितना तुम उसे बता रहे हो। शायद दोनों के बीच जान पहचान बढ़ने के कारण जियाओ युकियान ने ज्यादा सहजता से बात की और वे रास्ते भर बातें करते हुए जल्दी से पुलिस स्टेशन लौट आए ताकि पहचान पत्र से जुड़े काम पूरे कर सकें। जैसे ही जो क्यूई जाने ही वाली थी, तभी शियाओ युकियान कैजुअल कपड़े पहनकर बाहर आए। रोजमर्रा के कपड़ों में सजी उनकी पहले से ही नाजुक सूरत और भी अधिक तेजस्वी और मनमोहक हो गई। बिना मेकअप के उसका चेहरा बिल्कुल सादा था। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण टी शर्ट और पेंसिल पैंट थी, लेकिन इसने उनके सुडौल शरीर को बखूबी उभार दिया। जो क्यूई के अद्भुत आत्मसंयम के बावजूद वह कुछ और बार चोरी छिपे देखने से खुद को रोक नहीं पाया, मानो उसे पहले का वह आश्चर्यजनक स्पर्श याद आ रहा हो। अरे, क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी कोई खूबसूरत औरत नहीं देखी? शियाओ युकियान ने अपनी आंखें घुमाईं, फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसका सुंदर चेहरा तुरंत इतना लाल हो गया कि ऐसा लगा जैसे उससे पानी टपकने लगेगा। वह जो क्यूई के कान के पास झुकी और दांत पीसते हुए बोली, जो क्यूई, मुझे सच बताओ, क्या तुमने अभी जानबूझकर ऐसा किया? जानबूझकर क्या कर रहे हो? जो क्यूई अब पूरी तरह से एक ही सिद्धांत का पालन कर रहा था, अज्ञानता का दिखावा करना। मेरा मतलब है, तुम बस छोड़ो, कुछ नहीं है। जियाओ युकियान का चेहरा और भी लाल हो गया और उसने जो क्यूई को ध्यान से देखा, उसे पूरी तरह से हैरान पाया और मन ही मन सोचने लगी कि शायद वह जरूरत से ज्यादा सोच रही है। चलिए, मैं आपके साथ फोन कार्ड लेने चलूंगा और फिर आज रात मैं आपको, आपकी पत्नी और आपके बच्चे को डिनर पर ले जाऊंगा। लगता है मैं बच गया।
जो क्यूई ने चुपके से पसीना पोंछा और सहमत होने ही वाला था कि तुरंत कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मेरी पत्नी अभी सुबेई शहर में नहीं है और हमें रात के खाने पर दावत देने की कोई जरूरत नहीं है। बहादुर होना हर अच्छे नागरिक का दायित्व है। आपकी पत्नी सुबेई शहर में नहीं है। जियाओ युकियान ने अपनी सुंदर बाहें सिकोड़ी, फिर हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तो आप अपनी बेटी को ले आइए। चाहे कुछ भी हो जाए, आज आपने मेरी जान बचाई है और मुझे कम से कम अपना आभार तो व्यक्त करना ही चाहिए। इसके अलावा, क्या मैंने आपको गलती से अपराधी नहीं समझ लिया था? तुम्हें मना करने की इजाजत नहीं है, वरना तुम मेरे खिलाफ जाओगे, शियाओ युकियान। तो ठीक है, जो क्यूई पहले से ही अपराधबोध महसूस कर रहा था, इसलिए वह केवल लाचारी से सहमति में सिर हिला सका। अब ठीक है, जियाओ युकियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया, चलो गाड़ी में बैठो। अभी अभी वो कौन था? क्या वो शियाओ युकियान का बॉयफ्रेंड हो सकता है? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, है ना? हालांकि शियाओ युकियान दिखने में खूबसूरत है, लेकिन उसका स्वभाव इतना उग्र है कि ज्यादातर लोग उसे संभाल नहीं पाते। तुम इसे संभाल नहीं सकते, लेकिन मैं संभाल सकता हूँ। उसका पीछा करना तो बहुत मुश्किल है। उन दोनों को जाते देख आसपास के सहकर्मी आपस में फुसफुसाने लगे। हालांकि शियाओ युकियान अपने कार्यों में आवेगी थी, लेकिन उसकी कोमल उपस्थिति और सुडौल कद काठी ने उसे कई लोगों के दिलों में आदर्श बना दिया था। वे जल्द ही मोबाइल फोन के व्यापारिक हॉल में पहुंच गए। जो क्यूई को वापस आते देख कई बिक्री सहायकों ने उसे अजीब भावों से देखा। जियाओ युकियान को फिर से समझाना पड़ा, और तभी सबने जो क्यूई के मामले को समझना शुरू किया। ठीक है महोदय, यह आपका फोन कार्ड है। बिक्री सहायक ने एक छोटा सा कार्ड थमा दिया। धन्यवाद। जो क्यूई ने सिर हिलाया, फोन कार्ड डाला, लेकिन फिर अचानक शर्मिंदगी के साथ महसूस किया कि यह बहुत छोटा था। अरे अरे अरे, ये किस तरह का पुराना फोन है? जियाओ युकियान ने जो क्यूई द्वारा निकाले गए फोन को आश्चर्य से देखा और अवाक होकर कहा, भाई आपके मौजूदा फोन में इतना छोटा कार्ड तो बिल्कुल नहीं लग सकता। मुझे माफ कीजिए महोदया, क्या आप कृपया कार्ड को दोबारा काटने में मेरी मदद कर सकती हैं? यह बहुत झंझट भरा काम है। यह फोन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जो क्यूई ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और दोबारा काटी गई कार्ड को फोन में डाल दिया। ठीक है, आपकी बेटी अब स्कूल से निकल रही होगी, मैं आपके साथ उसे लेने चलूंगा। फोन कार्ड की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जियाओ युकियान ने फिर से गाड़ी चलाई और जो क्यूई को जो किंग के प्री स्कूल ले गई। ओह हाँ, अधिकारी शियाओ, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मेरी बात को गोपनीय रखें। जो क्यूई ने अपनी नाक रगड़ी और अचानक बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान उजागर हो, कृपया मुझे मीडिया को सूचित करने में मदद करें। पुलिस स्टेशन के अंदर भी गोपनीयता बनाए रखना सबसे अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि अभी जो हुआ है उसका असर मेरे जीवन पर पड़े। मुझे पता ही नहीं था कि आप बिना किसी पहचान की चाह के अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं। जियाओ युकियान ने सिर हिलाया और जो क्यूई की और भी अधिक सराहना की। हालांकि जैसे जैसे वह देखती रही, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हालांकि जो क्यूई दिखने में साधारण था, लेकिन उसके व्यवहार में एक गहरा रहस्य झलकता था, और वह उसकी धारणा में मौजूद मजदूरों से अलग था। उसके स्वभाव में एक सूक्ष्म गर्व निहित था। साधारण कपड़े पहने होने के बावजूद वह खुद को बहुत सलीके से तैयार महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वह उसे देखती गई, वैसे वैसे उसे अंतर नजर आने लगे। दिलचस्प, मुझे समय मिलने पर इसकी पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। जैसे ही जियाओ युकियान जो क्यूई को देख रही थी, उसी समय प्री स्कूल की छुट्टी का समय हो गया और जो किंग तुरंत बाहर भाग गई। पापा पापा, मेरी प्यारी बच्ची। जो क्यूई ने जो किंग को गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी बेटी जो किंग है। किंग, ये अधिकारी आंटी, जल्दी से कहो आंटी शियाओ। नमस्कार बड़ी बहन। जो किंग ने जो क्यूई की बातों को नजरअंदाज करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, कितनी अच्छी तरह से पेश आए। जियाओ युकियान मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर जो क्यूई को घूरते हुए बोली, अपनी बेटी को देखो और तुम मुझे इस तरह से पेश करने की हिम्मत करते हो। अगर तुम्हारी बेटी इतनी समझदार न होती, तो मैं तुमसे पहले ही निपट चुका होता। खांसी खांसी, जो क्यूई ने अजीब तरह से खांसा। लेकिन क्या यह सचमुच आपकी बेटी है? आपकी सगी बेटी? जियाओ युकियान ने संदेह से पूछा। क्या गड़बड़ है? क्या वह मेरे जैसी नहीं दिखती? जो क्यूई ने हैरानी से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जियाओ युकियान ने सिर हिलाते हुए कहा, देखो वह कितनी नाजुक और प्यारी है, उसका छोटा सा चेहरा गुलाबी सफेद है और उसकी आंखें कितनी बड़ी हैं, वह किसी पेंटिंग से निकली बच्ची जैसी लगती है। हे भगवान, उसकी माँ के जीन कितने मजबूत होंगे कि उसने इतनी प्यारी बच्ची को जन्म दिया। बड़ी बहन, आप भी बहुत सुंदर हैं। जो किंग ने अपने प्यारे से छोटे चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा। तुम अभी भी किंग जितनी सुंदर नहीं हो। शियाओ युकियान उसे देखते देखते और भी ज्यादा पसंद करने लगी। छोटी किंग, तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है? बड़ी बहन को बताओ, बड़ी बहन तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाने ले जाएगी।
पापा को जो भी खाना पसंद होता है, किंग किंग को भी वही खाना पसंद होता है। जो किंग किंग ने जो क्यूई के गले लगकर मुस्कुराते हुए कहा। आह, कितना प्यारा बच्चा है। अध्याय 13, बेईमान मकान मालिक। आह, मुझे नहीं पता कि आपने पिछले जन्म में आकाशगंगा को बचाया था या महान दानव राजा को हराया था। जियाओ युकियान ने जो किंग किंग के कोमल चेहरे को छूते हुए ईर्ष्या से जो क्यूई से कहा, सच में मुझे आपसे ईर्ष्या होने लगी है। आपकी बेटी कितनी प्यारी है ना? इसका आपकी पत्नी से बहुत कुछ लेना देना है, सौभाग्य से वह आपसे ज्यादा मिलती जुलती नहीं है। खांसी खांसी, जो क्यूई ने असहज होकर खांसा, वह इस विषय को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। चलिए पहले कुछ खा लेते हैं। दिन बीत गया है और मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, क्यों ना हम उस हांगकांग शैली के रेस्तरां में चलें। मैंने सुना है कि वहाँ का खाना काफी अच्छा है। समूह अपने गंतव्य पर पहुंच गया और तभी जो क्यूई को अंकल वांग की याद आई। मुझे आश्चर्य है कि क्या अंकल वांग ने रात का खाना तैयार कर लिया है। क्यों ना हम उन्हें भी हमारे साथ खाने के लिए आमंत्रित करें। यह सोचकर जोकी ने फोन किया। हालांकि कल उसके पास सिम कार्ड नहीं था, लेकिन उसने अंकल वांग का नंबर अपने फोन में सेव कर लिया था। हालांकि कई बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, जो क्यूई ने भौहें चढ़ाते हुए खुद से बुदबुदाया। आप किसे फोन कर रहे हैं? जियाओ युकियान ने हैरानी से पूछा। चाचा वांग मेरे घर पर रहते हैं और छोटी किंग किंग की देखभाल में मदद करते हैं। जो क्यूई ने मेनू उठाया। पता नहीं वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पहले हम खाना खा लेते हैं, मैं बाद में चाचा वांग के लिए कुछ ले आऊंगी। ओह, किंग किंग, इसे पहन लो। जो ची ने अपनी जेब से एक अंबर का झुमका निकालते हुए कहा। उसने पिछले 2 दिनों में इसे चमकाया था, यह किंग किंग के लिए बिल्कुल सही आकार का था। न तो यह बहुत बड़ा होने के कारण भारी था और न ही बहुत छोटा होने के कारण रोजाना भूलने लायक था। धन्यवाद पापा। किंग किंग ने उसे अपने गले में डाल लिया, आंखें सिकोड़ते हुए बोली, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यह अंबर की प्राकृतिक सुगंध है। इसे रोजाना अपने गले में पहनना। जो ची ने अंबर को किंग किंग के कपड़ों के अंदर उसकी त्वचा के करीब रखते हुए कहा, ताकि किसी को पता न चले। उसने कल ही इस पर एक छोटा सा आवरण भी बनाया था, जो उसके शरीर को पोषण देगा और कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करेगा। जो क्यूई, तुम भी इसमें दिलचस्पी रखते हो? शियाओ युकियान उत्सुक हो गई। क्या इसका कोई विशेष अर्थ है? चूंकि किंग किंग का पंच तत्व पृथ्वी है, इसलिए यह उसके पहनने के लिए एकदम सही है। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, एक नौजवान, इतने अंधविश्वासी होगे। तो फिर मेरे बारे में क्या? मैं क्या हूं? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम जल तत्व की हो। जो ची ने अपनी नाक रगड़ते हुए शियाओ युकियान का चेहरा निहारा। गोरी त्वचा, नम और दमकती हुई, ये देखकर लोग आसानी से ऐसा सोचते हैं। लेकिन परखने के और भी कई तरीके हैं, जैसे सूक्ष्म आभा। हर किसी की आभा अलग होती है, जिससे अलग अलग अनुभूति होती है। ये तो काफी रहस्यमयी लगता है। मेरे कस्बे में कोई मेरा भविष्य बताता था, और उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था। शियाओ युकियान की छोटी छोटी आंखें इधर उधर घूमी और उसने अचानक जो ची से कहा, तुमने कहा कि मेरी त्वचा गोरी है, लेकिन जो किंग किंग भी तो बहुत गोरी है। फिर भी वो पृथ्वी तत्व की है, तो तर्क के हिसाब से तो उसे सांवला या पीला होना चाहिए। मुझे लगता है तुम झूठे हो। बताओ, क्या तुम पहले भी दूसरी औरतों को बेवकूफ बनाने के लिए अक्सर यही चाल चलते थे? शियाओ युकियान अचानक आगे झुकी, अपनी छोटी मुट्ठी उठाते हुए बोली, मैं तुमसे कह रही हूँ, अब तुम एक आदमी हो, तुम्हारा परिवार है, पत्नी है और बेटी है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए, समझे? वरना, यहाँ ऑफिसर शियाओ तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। जोकी ने झिझकते हुए अपनी नाक रगड़ी। कॉलेज के दिनों में, वह सच में हाथ की रेखाएं पढ़ने के बहाने लड़कियों के हाथों को छूता था। लेकिन अब, वह सचमुच अपनी असली काबिलियत पर भरोसा कर रहा था, इसलिए यह धोखा नहीं था। मैंने अभी यही कहा कि आप सिर्फ त्वचा के रंग के आधार पर फैसला नहीं कर सकते। तभी अचानक जो क्यूई के फोन की घंटी बजी। अंकल वांग का फोन था। हेलो, अंकल वांग, आप अभी कहाँ हैं? क्या आपने खाना बना लिया है? खांसी खांसी, जो क्यूई, क्या तुम? अंकल वांग, क्या बात है? फोन के दूसरी तरफ कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए जो क्यूई तुरंत खड़ी हो गई, भौहें चढ़ाकर रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। अंकल वांग, जल्दी मत कीजिए, धीरे बोलिए। आप कहाँ हैं? मैं अभी आती हूँ। छोटे जो, खांसी खांसी, मैं गलती से बाहर गिर गया। तुम लोग पहले खाना खा लो। चाचा वांग, आखिर आपके साथ क्या हुआ? जो क्यूई ने गंभीर स्वर में कहा। क्या आप किसी खतरे में हैं? अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप कहाँ हैं, तो मैं सचमुच बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। मैं लिंपिंग रोड पर हूँ, घर जाने ही वाला हूँ। वापस आकर बताऊंगा। आप लिनपिंग रोड पर हैं। जो क्यूई को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मुझे अब याद आया, मुझे याद है कि आपने किसान का जो घर किराए पर लिया था, वह लिनपिंग रोड पर ही था, है ना? ठीक है,
मैं अभी आ रहा हूँ। मेरा वहाँ इंतजार करना। लिनपिंग रोड पर वह सटीक जगह कौन सी है? मैं सचमुच आपसे बहस नहीं कर सकता। मैं 52 लिनपिंग रोड पर लिनहाई रेस्टोरेंट के बगल में रहता हूँ। ठीक है, बस वहीं मेरा इंतजार करना। जो क्यूई ने फोन काट दिया और वापस रेस्टोरेंट की ओर मुड़ गई। क्या हुआ? अपनी पेशेवर संवेदनशीलता के साथ जियाओ युकियान को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अरे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं संभाल लेती हूँ। तुम यहीं रहो और छोटी किंग किंग के साथ खाना खाओ। जो क्यूई ने छोटी किंग किंग के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, छोटी किंग किंग, बड़ी बहन तुम्हारे साथ खाना खाने आई है। पापा का यहीं इंतजार करो, ठीक है? पापा बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर हम साथ घर चलेंगे। पापा, क्या आप जा रहे हैं? जो किंग किंग अचानक थोड़ी घबरा गई। क्या आप वापस नहीं आएंगे? जो किंग किंग को आंसू बहाते देख जोची का दिल बैठ गया। उसने किंग किंग को गहरी निगाहों से देखा और दृढ़ता से कहा, छोटी किंग किंग, क्या तुम्हें पापा पर भरोसा है? पापा तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। पापा के वापस आने का इंतजार करो। ठीक है पापा, किंग किंग आप पर विश्वास करती है। जो किंग किंग ने अपनी थोड़ी नम आंखों को पोंछा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पापा हमेशा अपना वादा निभाते हैं, मैं पापा पर विश्वास करती हूँ। शाबाश। जो क्यूई ने शियाओ युकियान को सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर मुड़कर बाहर चली गई। यह बच्ची, जियाओ युकियान ने जो क्यूई की पीठ की ओर देखा, फिर जो किंग किंग की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, छोटी किंग किंग, सच में तुम्हारे पापा भी आसान नहीं हैं। उन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत मेहनत की है। हम किंग किंग जानती है। जो किंग किंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बड़ी बहन आप भी खा लीजिए। चलो साथ में खाते हैं। आओ, ये फिश बॉलर्स बहुत स्वादिष्ट हैं, थोड़ा चख कर देखो। जो क्यूई अब एक टैक्सी में बैठकर अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, वह जानता था कि जब अंकल वांग ने किराए की जमा राशि वापस लेने की कोशिश की तो कोई ना कोई समस्या जरूर रही होगी। जल्द ही वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। जो क्यूई गाड़ी से बाहर निकला और दूर से देखा कि अंकल वांग सड़क किनारे बैठे हैं। उनके चेहरे का एक हिस्सा लाल था और उनके हाथों और पैरों पर खून के स्पष्ट निशान थे, जिससे पता चलता था कि उन्हें जमीन पर पीटा गया था। चाचा वांग, वे कहाँ हैं? जो क्यूई ने गंभीर चेहरे से कहा। तुम्हें पता है? अंकल वांग ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जो ची, वे तो बहुत सारे हैं, चलो छोड़ो। अभी थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, पर अब ठीक हूँ, चलो चलते हैं। बेवजह मुसीबत मत खड़ी करो, तुम्हारे पास अभी भी किंग किंग है। कोई बात नहीं, अंकल वांग, मुझे बताइए वे कहाँ हैं? जो क्यूई ने मुट्ठी भींचते हुए पूछा। जो ची, जल्दबाजी मत करो। अंकल वांग ने जो ची का चेहरा देखकर चिंता से कहा, मुझे डर था कि तुम जल्दबाजी करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। देखो, अगर सच में कुछ हो गया तो किंग किंग क्या करेगी? परेशानी से बचना ही बेहतर है, चलो इसे जाने देते हैं, चलो, जल्दबाजी मत करो। चाचा वांग, वे लोग इसी लिनहाई रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होंगे, है ना? जो क्यूई ने सिगरेट जलाई और धीरे से कहा, मैंने अभी देखा कि आपकी नजरें कुछ डर के साथ उधर देख रही थीं। चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए समस्या का समाधान कर दूंगा। बताए, मकान मालिक का नाम क्या है? चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं समस्या को ठीक से हल कर दूंगा। क्या आप वाकई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे? अंकल वांग ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें इसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि वे बहुत सारे हैं। सच कहूं तो कॉलेज में मैं वाद विवाद टीम का कप्तान था। विद्वानों के समूह के साथ बहस करना मेरे लिए रोजमर्रा की बात थी। सिगरेट का एक गहरा कश लेते हुए जो क्यूई मुस्कुराया और अंकल वांग को थपथपाया। चिंता मत करो, मैं हमेशा से ही शांत स्वभाव का रहा हूँ। मैं अपनी वाक्पटुता से तुम्हारे पैसे जरूर वापस दिलवा दूंगा। बताए, मकान मालिक का नाम क्या है? सच में? अंकल वांग ने झिझकते हुए जो क्यूई की ओर देखा और फिर कहा, उसका नाम लियू गैंग है, तुम? ठीक है, यही मेरा इंतजार करो। जो क्यूई ने अंकल वांग को थपथपाया और लिनहाई रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह लॉबी में दाखिल हुआ, उसने वहां एक चहल पहल भरी, बेहद जीवंत भीड़ देखी। जो क्यूई ने फ्रंट डेस्क पर दस्तक दी, मुस्कुराए और बोली, माफ कीजिए, बीच में टोकने के लिए, क्या यहाँ कोई लियू गैंग नाम का व्यक्ति है? क्या खाने के लिए नहीं आए? रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी ने जो क्यूई को संदेह भरी नजरों से देखा। अगर आप खाने के लिए नहीं आए हैं, तो कृपया चले जाए। अरे, भाई गैंग ने मुझे खाने पर बुलाया है। मुझे लगा कि शायद आप नहीं जानते होंगे कि भाई गैंग से मेरा क्या मतलब है। जो क्यूई मुस्कुराया और सिगरेट का एक कश लिया। वो किस निजी कमरे में है? मुझे एक जरूरी काम है। क्या आप सच में ब्रदर गैंग को ढूंढ रहे हैं? फ्रंट डेस्क पर मौजूद कर्मचारी ने जो क्यूई को संदेह भरी नजरों से देखा और ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह ऊपर बाईं ओर वाले कमरे में है।
लेकिन वह काफी देर से वहीं हैं, इसलिए हो सकता है कि उनका काम जल्द ही खत्म हो जाए। जो क्यूई ने सिर हिलाया, मुंह में सिगरेट लिए हुए सीढ़ियों से ऊपर गया, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वह निजी कमरा बहुत बड़ा था, जिसमें 20 से अधिक लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त बड़ी मेज थी। मेज के शीर्ष पर एक मोटा, अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, और बाकी लोग भी स्पष्ट रूप से अच्छे लोग नहीं थे। वे गाली गलौज कर रहे थे और बहुत शोर मचा रहे थे। आप किसे ढूंढ रहे हैं? दरवाजे के सबसे करीब खड़ा व्यक्ति आमतौर पर मेज पर सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति होता था। अजनबी के प्रवेश करते ही सबसे पहले उसी ने प्रतिक्रिया दी, इसलिए वह खड़ा हो गया और उसने पूछा, ओह, मैं भाई गैंग से किसी काम से मिलने आया हूँ। जो क्यूई मुस्कुराया और सिर हिलाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि भाई गैंग कहाँ है? आप ब्रदर गैंग से मिलने आए हैं? अधीनस्थ ने हैरानी से पूछा। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। इस समय वहां मौजूद सभी लोगों ने जो क्यूई को भी देख लिया, इसलिए शोर धीरे धीरे कम हो गया और वे उसकी ओर देखने लगे। मैं घर किराए पर लेने आया हूँ। जो क्यूई ने सिगरेट बुझाई। हमने 1 महीने का किराया एडवांस में दिया है, और साथ ही आधे साल का किराया भी। रकम ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भाई गैंग उदार होकर मुझे वापस कर देंगे। घर किराए पर ले रहे हो? मेज के मुखिया पर बैठा मोटा आदमी लियू गैंग था। उसने अपने बगल वाले व्यक्ति के पैर पर लात मारी और जो क्यूई की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह, मैंने सुना है कि आज तुम लोगों ने एक बूढ़े आदमी को पीटा। क्या यह लड़का उस बूढ़े आदमी का बेटा है? वह बूढ़ा आदमी लगातार परेशान कर रहा है और कई बार यहाँ आ चुका है। अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं, हम उसे पैसे कैसे वापस कर सकते हैं? उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने जोची को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, जल्दी से यहाँ से चले जाओ और अपने बूढ़े आदमी को बता दो कि न केवल पैसे वापस नहीं मिलेंगे, बल्कि उसे मुझे हर्जाने के तौर पर 1 लाख रुपए भी देने होंगे, वरना हम तुम सबको मार डालेंगे। इस पूरे इलाके में किसानों के ज्यादातर घर हमारे भाई गिरोह के हैं। वो रोजाना इतने सारे काम संभालता है, उसके पास तुम्हारे लिए समय कैसे होगा? निकल जाओ, तुमने ही उस पर हाथ उठाया था। जो क्यूई ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वही मुस्कान सबके दिलों में सबसे भयानक दुःस्वप्न बन गई। अध्याय 14, दानव। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? उस आदमी ने अपने पैर क्रॉस किए और तिरस्कार भरी नजरों से जो क्यूई को देखा। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। जो क्यूई ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझसे बात कर रहे हो? हा 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 हा। वह आदमी जोर से हंस पड़ा, अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए, और अपने बगल वाले व्यक्ति से बोला, लिनपिंग रोड के इस हिस्से में कोई मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? गैंगे, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी किसी को भेजकर उसके पिता को पकड़वा कर उन दोनों को सुअर के पिंजरे में डुबो देना चाहिए? आहू, ज्यादा उत्साहित मत हो, वरना नौजवान डर जाएगा। लियू गैंग ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, युवक, आओ आओ, आराम से बात करते हैं। तुम्हें बस पैसे चाहिए, है ना? लो, गैंगे आज खुश है, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। गैंगे, तुम? आहू ने थोड़ा उलझन में पूछा, तुम हो क्या? लिनपिंग रोड पर इतने सारे किसान घर हैं, और आज तक किसी ने भी मेरे किराए के घरों के लिए मुझसे मोलभाव करने की हिम्मत नहीं की है। लियू गैंग ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, यह लड़का तो पहला है, इसमें हिम्मत तो है, इसलिए मुझे इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। आहू, मेरे थैले से 2 लाख निकालो, मैं इस छोटे भाई से दोस्ती करना चाहता हूँ। गैंगे, यह धिक्कार है, पैसे लाओ। लियू गैंग ने अधीरता से उसे लात मारी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जी हाँ, आहू ने झटपट पैसों का एक बंडल निकाला और हिचकिचाते हुए उसे लियू गैंग को सौंप दिया। छोटे दोस्त, इधर आओ। लियू गैंग ने अपने हाथ में रखे पैसों को ताली बजाकर जो क्यूई को इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जो की ने अपने आसपास की शत्रुतापूर्ण निगाहों को अनदेखा करते हुए सिगरेट जलाई और सीधे आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पैसों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, लियू गैंग ने अचानक पैसों को जोकी की छाती पर फेंक दिया। पैसों का गट्ठा पल भर में जमीन पर बिखर गया, जो एक अद्भुत दृश्य था। लियू गैंग तुरंत हंस पड़ा और बाकी लोग भी उसके साथ हंसने लगे। उन्होंने जो क्यूई को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अरे छोटे बदमाश, इतने सालों में तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत की है। लियू गैंग ने जो क्यूई को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। पैसे उठाओ, एक एक करके अपने थैले में रखो और फिर यहाँ से दफा हो जाओ। आज मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, आज मेरा 35वां जन्मदिन है, मुझे दोबारा मत देखना, वरना मैं। इससे पहले कि लियू गैंग अपनी बात पूरी कर पाता, जो क्यूई ने लापरवाही से शराब की बोतल उठाए और उसे गुस्से में लियू गैंग के चेहरे पर दे मारा। एक जोरदार धमाके के साथ बियर से भरी शराब की बोतल पलक झपकते ही लियू गैंग के चेहरे पर टूट गई। खून और बियर पल भर में हर जगह फैल गए। तीव्र बल के कारण टूटे हुए कांच के टुकड़े लियू गैंग की त्वचा में धंस गए। उसका विशाल शरीर सीधे जमीन पर गिर गया और वह दर्द से चीख उठा। धिक्कार है।
तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। लियू गैंग के सबसे करीब मौजूद आहू चौंक गया और उसने अपनी कमर पकड़ ली। जैसे ही उसने अपना खंजर निकाला, झोउची ने उसके बाल पकड़कर उसका सिर जोर से मेज पर पटक दिया। एक और जोरदार धमाके के साथ बड़ी मेज तुरंत चकनाचूर हो गई। आहू की नाक की हड्डी भी टूट गई, उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया और वह जमीन पर सिकुड़कर गेंद की तरह गिर पड़ा। यह आदमी पागल है। जल्दी करो, कोई हथियार उठाओ। उसे मार डालो। उसकी हिम्मत कैसे हुई गांगे और हुगे को छूने की। उसे मार डालो। अरे बदमाश, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। जल्दी करो, मदद के लिए बुलाओ। हाँ हाँ। जैसे ही उसके एक अधीनस्थ ने अपना फोन उठाने ही वाला था, जो क्यूई ने लापरवाही से आहू द्वारा जमीन पर गिराए गए खंजर को पकड़ा, उसे तेजी से घुमाया और वह सीधे अधीनस्थ के हाथ में घुस गया, जिससे वह दीवार से चिपक गया। आह मेरा हाथ, आह। अधीनस्थ तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर डर से जो क्यूई को देखने लगा। कोई हिलेगा नहीं। जो भी हिला, मैं उसे मार डालूंगा। जो क्यूई ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया, उसका चेहरा गंभीर था और उसने धीरे धीरे कमरे का जायजा लिया। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह जोउची की निगाहों से नजरें मिलाए। इसका कोई कारण नहीं था, बस एक बेहद शक्तिशाली दमनकारी भावना थी। जोउची की शक्तिशाली आभा ने वास्तव में सभी को अपना सिर नीचे करने पर मजबूर कर दिया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे उसकी आंखों में देखें। जो क्यूई ने अपने बगल में बैठे आहू पर एक नजर डाली। लगातार कराह रहे लियू गैंग के विपरीत, आहू ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। मरने का नाटक कर रहे हो। जोउची ने तिरस्कार करते हुए राख को उसके चेहरे पर झाड़ दिया। बिखरी हुई चिंगारियों से आहू का चेहरा जल गया और पहले से मौजूद घावों के कारण वह तुरंत दर्द से चीख उठा। जो क्यूई ने उसके बाल पकड़कर उसे बेरहमी से जमीन से ऊपर खींच लिया और कहा, मुझे बताओ, उस पर किसने किसने हाथ उठाया। आह आह, बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। आहू दर्द से कराहते हुए जोउची की ओर भयभीत होकर देखने लगी। भाई, मुझे सच में पता है मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मेरी खोपड़ी लगभग फट गई है। अगर तुम्हें पता था कि यह दिन आएगा, तो तुमने ऐसा किया ही क्यों। जो क्यूई ने उसके बाल पकड़े और गुस्से से उसका सिर पास की दीवार पर दे मारा। आहू की दिल दहला देने वाली चीखों को अनसुना करते हुए वह उसे पीटता रहा। थोड़ी देर में आहू की आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई और जिस दीवार पर वह मार रहा था, वह खून के बड़े बड़े धब्बों से भर गई, जिसमें मांस के कुछ टुकड़े भी दिखाई दे रहे थे। जो क्यूई ने अपना सिर पास खींच लिया, आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे बताओ, उस पर किसने किसने हाथ उठाया। वह। इस समय आहू के चेहरे के भाव लगभग पूरी तरह से सिकुड़ गए थे। उसकी आंखें, नाक और मुंह लगभग आपस में मिल गए थे। उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली, वहां मौजूद कुछ लोगों की ओर इशारा किया, और फिर जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत बेहोश हो गया। तुम लोग इधर आओ। जोउची ने सिगरेट का टुकड़ा सीधे आहू के चेहरे पर रख दिया, लेकिन आहू ने बस हल्का सा झटका खाया, कोई और प्रतिक्रिया नहीं दी। स्पष्ट था कि इस बार वह न केवल शारीरिक रूप से गंभीर रूप से घायल था, बल्कि मानसिक रूप से भी। बिग ब्रदर, कुल 4 लोग बाहर निकले, उनके पैर छलनी की तरह कांप रहे थे। वे डर के मारे लगभग अपनी पैंट गीली करने की कगार पर थे। इधर आओ। जो क्यूई ने एक और सिगरेट जलाई, सीधे लियू गैंग पर बैठ गया और उन कुछ लोगों से कहा, घुटने टेक दो। धड़ाम धड़ाम की आवाज के साथ चारों लोग बिना किसी झिझक के सीधे जो क्यूई के सामने घुटने टेक दिए। वे अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। जोउची ने अपनी आंखें सिकोड़ी, शराब की बोतल उठाए और एक व्यक्ति के सिर पर दे मारी, फिर तुरंत दूसरी बोतल उठाई। इसी तरह हर व्यक्ति के सिर पर शराब की बोतल से बेरहमी से वार किया गया। अगर ये खाली बोतलें होती तो बात अलग होती, लेकिन ये सभी शराब से भरी हुई थीं। अगर कोई साधारण व्यक्ति इन्हें तोड़ रहा होता तो बात अलग होती, लेकिन ये जोउची था, एक शक्तिशाली और क्रूर जोउची। इस समय कई लोगों को लगभग चक्कर आ रहे थे, वे खतरनाक तरीके से डगमगा रहे थे और किसी भी क्षण बेहोश हो सकते थे। यद्यपि आप सह अपराधी हैं, आहू और लियू गैंग के विपरीत, आपको मृत्युदंड से बख्शा जा सकता है, लेकिन आप जीवित दंड से नहीं बच सकते। जो क्यूई ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धुआं उनके चेहरों पर उड़ाते हुए कहा, कैसा रहेगा, तुम चारों दो दो समूहों में बंट जाओ। एक दूसरे को तब तक थप्पड़ मारो जब तक कि दूसरे के सारे दांत टूट न जाएं। शुरू करो। भाई, मैं। जैसे ही एक व्यक्ति कुछ बोलने ही वाला था, जो क्यूई ने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। एक जोरदार धमाके के साथ अधीनस्थ को सीधे जमीन पर पटक दिया गया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया, साथ ही 4 दांत भी बाहर आ गए। देखा, आप इसे बल के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप खुद नहीं करेंगे, तो मैं करूं। वहां मौजूद कुछ लोग तुरंत घबरा गए और जल्दी से एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे। जो क्यूई ने ठंडी सांस ली, लियू गैंग के पास आया और धीरे से उसके सिर पर लात मारी। गैंगे, मुझे पता है कि तुम अभी भी पूरी तरह होश में हो, आओ, खड़े हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। भाई, मैं। लियू गैंग लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और धीरे से अपने चेहरे से टूटे हुए कांच के टुकड़े झाड़ दिए।
आज जो कुछ हुआ, आशा है कि वह इसी कमरे तक सीमित रहेगा। जोऊची ने सिगरेट का एक कश लिया और धीरे से बोला, अगर मुझे पता चला कि यह मामला फैल गया है, तो मैं इस कमरे में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझे उकसाया नहीं होता, तो मैं तुमसे निपटने के मूड में नहीं होता। लेकिन मुझे खेद है, तुमने जिसे उकसाना नहीं चाहिए था, उसे उकसाया है। भाई, मैं समझ गया, भाई, लियू गैंग ने बार बार सिर हिलाया। बकवास, भला कौन ऐसे खूंखार देवता को उकसाने की हिम्मत करेगा। ठीक है, अब चलिए अपना काम निपटाते हैं। जो क्यूई ने मेज पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, मेरे चाचा वांग ने आपको कितने पैसे दिए थे? मुझे एक एक पैसा लौटा दीजिए। ओह ओह ओह, मुझे लगता है कि यह आधे साल के लिए 10,000 था। एक पल रुकिए। यह सोचकर कि जोऊची शायद उसे जाने देगा, लियू गैंग ने जल्दी से अपना थैला खोला, लगभग 3 लाख रुपए निकाले और झट से जोऊची को देते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। अगर मुझे पता होता कि उस व्यक्ति का आपसे कोई असामान्य संबंध है, तो चाहे मुझ में भालू और तेंदुए जैसा साहस ही क्यों न होता, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। 3 लाख, जो क्यूई ने उसे तौला, फिर मुक्का मारकर वह पैसा लियू गैंग के चेहरे पर दे मारा। हालांकि 3 लाख का ढेर बहुत मोटा नहीं था, लेकिन पतला भी नहीं था। जो क्यूई की असाधारण कलाई की ताकत के साथ मिलकर, इसने पलक झपकते ही लियू गैंग को पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे उसके 7-8 साथी गिर पड़े और अंत में जाकर रुका। मेरे लिए इधर रेंग कर आओ। जो क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम अभी इधर नहीं आए, तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। खांसी खांसी, लियू गैंग डर के मारे धीरे धीरे जमीन पर रेंगता हुआ जो क्यूई के सामने तक पहुंचा। मेरे लिए ये सारे पैसे उठा लो। जो क्यूई ने ठंडे लहजे में उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर एक भी पैसा छूटा तो मैं तुम्हें 10 थप्पड़ मारूंगी। शुरू करो, मुझे निराश मत करना। ठीक है, ठीक है। लियू गैंग ने बार बार सिर हिलाया और कांपते हाथों से पैसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जो क्यूई ने पैसे को लात मारकर दूर फेंक दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी माफी भरी मुस्कान थी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यह वाला नहीं गिना जाएगा, जाकर दूसरा ले आओ। लियू गैंग ने जो क्यूई की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, वह कांपते हुए पैसे उठा रहा था। इस बार जो ची ने फिर से कोई परेशानी नहीं खड़ी की, बस पैर मोड़कर बैठा रहा और लियू गैंग को पैसे उठाते हुए देखता रहा। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट, और अंत में लियू गैंग ने सारे पैसे उठा लिए और कांपते हुए जो ची को सौंप दिए। जो क्यूई ने पैसे अपनी जेब में रखे और ठंडे लहजे में कहा, मेरी बात याद रखना, वरना अगली बार मैं सचमुच तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। हाँ, हाँ, लियू गैंग ने डर से अपना सिर नीचे कर लिया। अभी अभी हुए लगातार वारों के बाद वह जो ची के लिए खौफ से भर गया था, जिससे उसमें विरोध करने की बिल्कुल भी इच्छाशक्ति नहीं बची थी। जो ची का डर उसकी रग रग में समाया हुआ था। जो क्यूई ने लियू गैंग के कंधे पर थपथपाया, फिर अचानक मुड़कर जमीन पर पड़े आहू को लात मारी, जिससे वह हवा में उड़ गया। आहू जिस दिशा में उड़ा, वह ठीक खिड़की की ओर थी। शीशा पल भर में चकनाचूर हो गया और आहू सीधे दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ा। वह थोड़ा सा हिला, फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जल्दी करो और एम्बुलेंस बुलाओ। जो क्यूई ने समय देखते हुए कहा, मुझे अपने तरीकों पर पूरा भरोसा है। वो लगभग 1 घंटे तक जीवित रह सकता है। अगर बहुत देर हो गई, तो आंतरिक रक्तस्राव से उसकी मौत हो सकती है। इतना कहकर जो क्यूई ने कमरे का दरवाजा खोला और सीधे बाहर निकल गया। स्पष्ट रूप से, यहाँ जो कुछ हुआ था उसने रेस्तरां के कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन उन्हें लियू गैंग द्वारा धमकी दी गई थी। यह व्यक्ति बेहद डरावना है। लियू गैंग ने उस दिशा में देखा जिधर जोऊची गया था। उसकी आंखों में भय भरा हुआ था। उस लात ने ही उसके दिल में जोऊची के प्रति भय को गहराई से बिठा दिया था। अगर शैतान का कोई रूप होता, तो शायद वह यही व्यक्ति होता। उस समय उपस्थित सभी लोगों के मन में यही विचार था। अध्याय 15, निरर्थक बातें करना। जी गैंग गे, तुम्हें खून बह रहा है। एक अधीनस्थ ने उस दिशा में देखा जिधर जो क्यूई गया था, फिर वापस मुड़कर देखा तो लियू गैंग का चेहरा खून से लथपथ था और वह तुरंत डर से कांप उठा। तो फिर मुझे इसे पोंछने के लिए कुछ टिश्यू क्यों नहीं ला रहे हो? लियू गैंग ने अपने अधीनस्थ को गुस्से से घूरते हुए कहा। जी गैंग जी, हम भाई हु से कैसे निपटें? एक अन्य अधीनस्थ घबरा कर हकलाते हुए बोला। हम इससे कैसे निपटेंगे? लियू गैंग ने दांत पीसते हुए दहाड़ लगाई। बुलाओ, जल्दी बुलाओ एम्बुलेंस। धिक्कार है, क्या तुम चाहते हो कि यहाँ कोई मर जाए? क्या तुम मूर्ख हो? जी। अपने चेहरे से खून को टिश्यू से पोंछने के बाद लियू गैंग ने उस दिशा में देखा जिधर जो क्यूई गई थी। उसके दिल में भय की गहरी भावना पैदा हो रही थी। वह महज एक स्थानीय गुंडा था, एक छोटा गिरोह, बड़े पैमाने पर संगठित माफिया गिरोह से बिल्कुल अलग। उसने बस कुछ लोगों को इकट्ठा किया, इन ग्रामीण मकानों के किराए का जिम्मा केंद्रीकृत कर लिया और एक उप मकान मालिक की तरह काम करने लगा। लिनपिंग स्ट्रीट का निवासी होने और कई लोगों से जान पहचान होने के कारण वह मनमानी करने और बाजार पर एकाधिकार जमाने में कामयाब रहा।
जो क्यूई को देखकर उसे आखिरकार समझ में आया कि वास्तव में निर्दयी व्यक्ति कैसा दिखता है। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, समझे। जोऊची के हमले से बुरी तरह घायल होने के कारण वह दर्द लगभग भूल ही गया था। अब जब उसे होश आया तो उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा फट जाएगा। दर्द से उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और उसका शरीर कांपने लगा। अपने मातहतों के हैरान चेहरों को देखकर लियू गैंग ने दर्द सहते हुए सिगरेट जलाई। वो लड़का बहुत खूंखार है। उसकी बेरहम हरकतें देखकर, बिना पलक झपकाए हत्याएं करने का उसका तरीका देखकर लगता है कि उसने कई लोगों की जान ली है। चाहे कोई भी हो, उसे उकसाना मत। वो बेहद खूंखार है। पता नहीं वो किस बड़े बॉस के साथ है। अगर मेरा कोई मातहत ऐसा होता तो। जब लियू गैंग कल्पनाओं में खोया हुआ था, तब तक जो क्यूई रेस्तरां से बाहर निकलकर अंकल वांग के पास पहुंच चुका था। शाओ जो, क्या तुम सच में ठीक हो? अंकल वांग ने जो क्यूई को आते देखा, तुरंत खड़े हो गए और घबराकर उसकी हालत देखने के लिए उसके पास गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोऊची मुस्कुराए और पैसों का एक बंडल देते हुए बोली, उन्होंने न सिर्फ पैसे लौटाए बल्कि आपके इलाज के खर्च के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे भी दे दिए। अंकल वांग, देखा आपने? मैंने आपको बताया था ना कि मैं पहले वाद विवाद टीम में थी। मेरी बोलने की कला अब भी कमाल की है। अपनी वाक्पटुता से मैंने सबको डरा दिया। साथ ही उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने आत्मनिंदा के पत्र लिखना शुरू कर दिया है। सचमुच? अंकल वांग ने जो क्यूई को संदेह भरी नजरों से देखा और अनिश्चितता से कहा, वे सभी दुष्ट और बुरे लोग हैं। कहावत है, कसाई का चाकू नीचे रख दो और पल भर में बुद्ध बन जाओ। जोऊची ने हवा के विपरीत सिगरेट जलाते हुए भावुक होकर कहा, यद्यपि मनुष्य का स्वभाव ही बुराई से भरा है, फिर भी उसका हृदय अच्छाई की चाह रखता है। मैंने बस कुछ शब्दों से ही उन्हें यह एहसास दिला दिया कि वे जो कर रहे थे वह गलत था, और उन्होंने वादा किया कि वे ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे, वरना उन पर बिजली गिरेगी और उनके बेटे कभी नहीं बचेंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी बोलने की जरूरत नहीं है। अंकल वांग ने झट से जोऊची को रोका और वापस जाते हुए भावुक होकर बोले, मुझे इन लोगों में इतनी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी, मुझे सच में राहत मिली है। वैसे, चूंकि इन सबको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, तो क्यों न इन्हें समुदाय में आकर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाए। सामुदायिक भाषण? जो क्यूई ने हैरानी से पूछा, यह किस तरह का कार्यक्रम है? ये कोई कार्यक्रम नहीं है, हाँ, बात कुछ ऐसी है। अंकल वांग ने आह भरते हुए कहा, आजकल के युवा बहुत ही उतावले हैं। हमारे समुदाय में बहुत से लोग बुजुर्गों का आदर नहीं करते और युवाओं को महत्व नहीं देते। मैं मोहल्ले की समिति में हूं और अक्सर झगड़ों में मध्यस्थता करता हूं। चूंकि इन बुरे तत्वों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो क्यों न इन्हें यहां बुलाकर इनके अनुभव साझा किए जाएं और दूसरों को सबक सिखाया जाए। मुझे लगता है यह ठीक है। जो क्यूई ने सिर हिलाते हुए कहा, वैसे भी मैंने उनके लिए आत्मा आलोचना पत्र लिखने की व्यवस्था कर दी है। उस समय मैं उन्हें बुलाकर उन्हें जोर से पढ़वाऊंगी, जो युवाओं के लिए एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में भी काम करेगा। मैं कुछ दिनों में आकर उनसे पूछूंगी। यह तो और भी बढ़िया होगा। अंकल वांग ने सिर हिलाया। वैसे किंग किंग कहाँ है? ओह, असल में मैं आपको साथ में खाना खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। आज मेरी मुलाकात एक महिला पुलिस अधिकारी से हुई। और इस तरह जो क्यूई ने रेस्तरां जाने के लिए टैक्सी लेते समय अंकल वांग से आज हुई घटनाओं के बारे में बातचीत की। जो क्यूई, इधर आओ, इधर आओ। जियाओ युकियान ने जो क्यूई को अंदर आते देखा, जल्दी से हाथ हिलाया और फिर फुसफुसाते हुए कहा, किंग किंग सो चुकी है, धीरे से इधर आओ। चाचा वांग, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं अधिकारी शियाओ, जिन्होंने आज हमारी मदद की। अधिकारी शियाओ, ये मेरे पिताजी के साथी सैनिक हैं, आप इन्हें चाचा वांग कह सकते हैं। जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर परिचय कराया। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिसर शियाओ। अंकल वांग बैठ गए और कृतज्ञतापूर्वक बोले, कोई बात नहीं, मुझे यही करना चाहिए था। वैसे भी जो क्यूई ने भी आज मेरी मदद की। आइए अंकल वांग, कुछ खा लीजिए। उनमें से कुछ लोगों ने खाना खाया और अभी अभी हुई घटना के बारे में बातें की। किंग किंग को सोता हुआ देखकर जो क्यूई ने उसे धीरे से गोद में उठाया और अपनी बाहों में थाम लिया। समय जल्दी बीत गया और जब तक उन्होंने खाना खत्म किया, तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। अलविदा कहने के बाद वे घर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े। जोऊची, अंकल वांग ने अभी जो कहा, क्या वो सच है? शियाओ युकियान ने जोऊची को शक भरी निगाहों से देखा। क्या तुमने सचमुच उन गुंडों को हिला दिया? सिर्फ अपनी बातों से? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तुम मुझसे अभी अभी मिले हो, इसलिए समझना आसान है। जोऊची ने अपनी नाक छूते हुए भावुक होकर कहा, दरअसल मेरे व्यक्तित्व का आकर्षण अभी पूरी तरह से तुम्हारी समझ में नहीं आया है। समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि मैं कितना असाधारण हूँ। क्या मैं थोड़ी देर के लिए उल्टी कर सकती हूँ? शियाओ युकियान ने आंखें घुमाईं। लेकिन मुझे इस नकारात्मक उदाहरण वाले भाषण में काफी दिलचस्पी है। जब यह हो तो मुझे जरूर बुलाना।
मैं यह भी सुनना चाहती हूँ कि समाज द्वारा त्यागे गए ये लोग अपने प्रयासों से समाज के स्तंभ कैसे बने। यह तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि जोकी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन असल में वह अंदर ही अंदर बुरी तरह पसीना बहा रहा था। उसका मन कर रहा था कि खुद को 2 थप्पड़ मार ले। अपनी जबान चलाने और जो मन में आया वो बोल देने की वजह से ही यह सब उसकी गलती थी। अब इस गड़बड़ को ठीक करना मुश्किल होगा। ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ। शियाओ युकियान जाने ही वाली थी कि अचानक उसने जो क्यूई को आवाज दी। ओह, वैसे चलो वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। आखिरकार हम मिल चुके हैं। गलत मत समझना, बस दोस्ती के लिए। वीचैट। जो क्यूई थोड़ा चौंक गया, फिर उलझन में पूछा, वीचैट क्या है? इसे कैसे जोड़ते हैं? हम जियाओ युकियान को तब एहसास हुआ कि जो क्यूई सचमुच कई सालों से समाज से कटी हुई लग रही थी। उसने झुंझलाहट में अपना सिर पकड़ लिया और काफी देर चुप रहने के बाद बोली, कोई बात नहीं। तुम्हारा फोन देखकर लगता है कि इसमें यह ऐप इंस्टॉल भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही तुम मेरा फोन नंबर लिख लो और अगर कुछ हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। वीचैट जोड़ने के बाद दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। जोकी को जाते हुए देखकर शियाओ युकियान ने आह भरी और सिर हिलाते हुए कहा, अफसोस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में ही वह एक अकेला पिता बन जाएगा। किंग किंग भी बहुत दयनीय है। उसने अभी कहा कि उसकी माँ किसी काम से शहर से बाहर गई है और वापस नहीं लौटी। यह जोड़ा सचमुच बदकिस्मत है। डॉट डॉट डॉट। किंग किंग, सोने का नाटक मत करो। जो क्यूई ने किंग किंग को अपनी पीठ पर लाते हुए अचानक मुस्कुराते हुए कहा। वाह पापा, आप कितने समझदार हैं। किंग किंग खिलखिलाते हुए बोली और जो ची की गर्दन को कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। जो ची बिना पीछे देखे भी इसे महसूस कर सकता था। पिताजी अमर हैं। वाह, सचमुच। तो फिर तुम किस तरह के अमर हो? हम अमर लोगों की श्रेणी के अनुसार मुझे एक अमर राजा होना चाहिए, बस एक दिव्य राजा बनने से थोड़ा ही कम। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यह वाकई अद्भुत लग रहा है। ओह, वैसे पापा, आज टीचर ने किंग किंग की बहुत तारीफ की। हम मेरी प्यारी सबसे अच्छी है। जल्दी से पापा को बताओ कि तुम्हारी कितनी तारीफ हुई। किंग किंग ने जो बैंक कार्ड का चित्र बनाया था उसी की वजह से। सच कहूं तो पूरी कक्षा में मेरा चित्र सबसे अच्छा था। और आज तो टीचर ने मुझसे अकेले में बात भी की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तुम स्कूल आकर उनसे बातचीत करोगी। वाह, पापा बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे। पापा, आप तो पहले से ही बहुत सुंदर हैं। वैसे पापा, कल स्कूल में मीटिंग है, इसलिए हमारी छुट्टी है। कल तुम्हारी छुट्टी है, जो क्यूई ने कहा और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। वह मुस्कुराया और बोला, कैसा रहेगा अगर पापा तुम्हें पानी के अंदर की दुनिया में ले चलें? वहाँ बहुत सारी मजेदार मछलियां हैं। मैं जाना चाहती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ। अंडरवाटर वर्ल्ड का नाम सुनते ही किंग किंग ने उत्साह से जो क्यूई के बाल पकड़ लिए और बोली, पापा सबसे अच्छे हैं। इसलिए आज आपको अच्छा व्यवहार करना होगा और जल्दी सो जाना होगा। हु किंग किंग सो गई है। हा हा हा। पिता और बेटी पूरे रास्ते हंसते हंसते बातें करते रहे और अंकल वांग को भी बहुत राहत मिली। उस रात किंग किंग को बिस्तर पर सुलाने के बाद जो क्यूई अंकल वांग के दरवाजे पर गई और धीरे से दस्तक दी। चाचा वांग, क्या आप सो रहे हैं? अभी नहीं, शियाओ जो, अंदर आ जाओ। चाचा वांग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके शरीर में अभी भी दर्द है? जो क्यूई चाचा वांग के बिस्तर के पास बैठ गई और चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मेरा मूड अच्छा है, इसलिए उतना दर्द नहीं हो रहा है। आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। आपको कल किंग किंग को खेलने के लिए बाहर ले जाना ही है। जल्दी नहीं है, अंकल वांग, मुझे आपकी मालिश करने दीजिए। जो ची ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि पिछले कुछ साल मेरे लिए मुश्किल भरे रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। यह भी मैंने एक माहिर से सीखा है। लेकिन अंकल वांग, पहले एक बात कह दूं, अगर मैं आपकी मालिश कर दूं, तो आप बाकी चाचियों को बिल्कुल मत बताना, ठीक है? क्या यह सचमुच इतना चमत्कारिक है? अंकल वांग उठकर बैठ गए और संदेह से बोले, तो आप पहले खुद जाकर देख लीजिए। बोलते बोलते जो क्यूई ने एक छोटी सी दवा की बोतल निकाली और रहस्यमय ढंग से कहा, यह गुप्त बौद्ध धर्म से प्राप्त एक औषधीय तेल है, विशेष रूप से मोच और चोट के इलाज के लिए। यह बहुत कीमती है, बस थोड़ी सी बची है, इसलिए किसी और को मत बताना। जो ची बोलते बोलते ही काम करने लगा, अपने शरीर में बची हुई आखिरी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उसे धीरे धीरे एक छोटे से दिव्य चक्र में प्रवाहित करने लगा। फिर उसने अपनी उंगलियों को औषधीय तेल में डुबोया और अंकल वांग के शरीर के कई घायल हिस्सों पर लगातार दबाया। वह नहीं चाहता था कि अंकल वांग बहुत चौंकें, इसलिए जो ची ने जानबूझकर अपने हाथों की गति धीमी कर दी। फिर भी अंकल वांग का दिल जोर से धड़कने लगा, उन्हें लगा जैसे जो ची कोई धोखेबाज हो। कुछ देर बाद जो क्यूई रुका, अपने माथे से पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए बोला, चाचा वांग, आप कैसे हैं? क्या आपको थोड़ा बेहतर लग रहा है? हम वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
अंकल वांग झूठ नहीं बोल रहे थे, अचानक उनके पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। अच्छा हुआ, अब मुझे राहत मिली। जो क्यूई मुस्कुराया और उठने ही वाला था कि अंकल वांग ने अजीब तरह से उसे आवाज दी। जो क्यूई, ये बगल वाली यूनिट में आंटी लियू की पीठ की हालत ठीक नहीं है। अंकल वांग के थोड़े शर्मीले चेहरे को देखकर जो क्यूई समझ गया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने यूं ही इलाज की पेशकश न करने का फैसला किया। आखिर यह उसका एक बड़ा रहस्य था, और एक बार यह फैल गया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह तथाकथित औषधीय तेल तो फार्मेसी से मिलने वाला सस्ता सामान मात्र था, असल में जो काम कर रहा था वह उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा थी। अध्याय 16, किंग किंग के लिए स्कर्ट खरीदना। जो क्यूई जानबूझकर दूसरों का इलाज करने से इनकार नहीं कर रहा था, लेकिन वह सचमुच सभी का इलाज करने में असमर्थ था। आखिरकार, वह केवल धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा संचित कर सकता था, और यदि वह इसे पूरी तरह से इस पर खर्च कर देता, तो उसे पता नहीं होता कि वह जिया इरुओ को कब वापस ला पाएगा। वह न तो अमर था, न ही संत, वह केवल अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर सकता था। चाचा वांग, यह औषधीय तेल सचमुच सीमित मात्रा में है। जो क्यूई ने अपनी नाक रगड़ते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैंने इस थोड़ी सी मात्रा को पाने के लिए कई साल मेहनत की है। अगर मैं इसे पूरा इस्तेमाल कर लूं, तो मुझे नहीं पता कि मैं और कब बना पाऊंगी। इसके अलावा, यह हर चीज का पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकता। अगर पड़ोस वाली चाची की हालत गंभीर है, तो मुझे डर है कि मुझे भी। यह सच है। अंकल वांग मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए बोले, यह तो सामान्य बात है, मैं आपको दोष नहीं दे सकता। अगर आपका औषधीय तेल इतना असरदार होता, तो आप बहुत पहले ही एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन गए होते। जल्दी जाकर थोड़ा आराम कर लो, हमें कल बाहर जाना है। चाचा वांग, आपको भी जल्दी आराम कर लेना चाहिए। जो क्यूई ने सिर हिलाया, दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। अपने छोटे से कमरे में लौटकर जो क्यूई हमेशा की तरह पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया और आत्मा देवलोक की साधना पद्धति के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने लगा। जब उन्हें पता चला कि उनके शरीर में अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है, भले ही वह कमजोर हो, तो यह कुछ न होने से बेहतर है, जिससे उन्हें आगे प्रगति की एक उम्मीद की किरण मिली। आशा रखना, बिल्कुल भी आशा न रखने से हमेशा बेहतर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, भले ही अब उनकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो गई हो, लेकिन अनगिनत वर्षों के अनुभव से मजबूत और तंदुरुस्त उनका शरीर अभी भी मजबूत था। यही इस संसार में आगे बढ़ने के लिए उनकी पूंजी भी थी। रो रो, मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। डॉट डॉट डॉट। रात बिना किसी घटना के बीत गई, और देखते ही देखते अगला दिन आ गया। इससे पहले कि जो क्यूई अपनी आंखें खोल पाता, उसे महसूस हो रहा था कि किंग किंग कमरे में इधर उधर दौड़ रही है। उसने तुरंत व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, बिना पूछे ही वह समझ गया था कि वह जलीय जीवों को देखने के लिए एक्वेरियम जाने को उत्सुक होगी। पापा, 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 पापा। कदमों की तेज आवाज के बाद किंग किंग ने दरवाजा खोला और दौड़कर वहां पहुंच गई। वह ऊंची छलांग लगाकर जो क्यूई पर झपटी। आह, सावधान रहो, किंग किंग। किंग किंग को झपट्टा मारते देख जो क्यूई को पसीना आने लगा। हालांकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह किसी भी तरह की दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हे पापा, आप तो कमाल के हैं। किंग किंग ने जो क्यूई की बाहों में सिमटते हुए मुस्कुराते हुए ऊपर उनकी ओर देखा और कहा, पापा, आज हम एक्वेरियम जा रहे हैं। किंग किंग को कौन से कपड़े पहनने चाहिए? ये ड्रेस कैसी रहेगी? यह अच्छा लग रहा है। किंग किंग किसी भी चीज में अच्छी लगती है। जो क्यूई मुस्कुराया और किंग किंग को सहलाते हुए बोला, उसके दिल में थोड़ी उदासी थी। हालांकि अंकल वांग हमेशा से किंग किंग के प्रति बहुत अच्छे रहे थे, उसे सबसे अच्छा खाना और चीजें देते थे, लेकिन उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और उसे सबसे अच्छी चीजें प्रदान नहीं कर सकता था। यह ड्रेस, हालांकि अभी भी साफ और प्यारी है, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ साल पहले की है। जो क्यूई ने मन ही मन बाद में किंग किंग के लिए एक नई ड्रेस खरीदने का निश्चय किया। चलो, पहले खाना खा लेते हैं, अब निकलने का समय हो गया है। जो क्यूई ने किंग किंग को गोद में उठाया, उसे अपने कंधों पर बिठाया और खाने की मेज की ओर चल पड़ा। परिवार जब खुशी खुशी खाना खा रहा था, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जो क्यूई ने उस दिशा में देखा और अंकल वांग ने हैरानी से पूछा, यह कौन है? मैं हूँ, पड़ोस समिति की आंटी झाओ। दरवाजे के बाहर से एक मधुर और हंसमुख आवाज आई। जैसे ही अंकल वांग को पता चला कि मोहल्ले की समिति से आंटी झाओ आई हैं, उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वे जल्दी से दरवाजा खोलने चले गए। बूढ़े वांग, मैंने सुना। अरे, छोटा जो भी यहाँ है। चाची झाओ को शायद जो ची के वहां होने की उम्मीद नहीं थी, और वह क्षण भर के लिए असहज हो गई, लेकिन फिर भी विनम्रता से सिर हिलाया। आंटी झाओ, मैंने अक्सर अंकल वांग को आपके बारे में बात करते सुना है। जो क्यूई किस तरह की शख्सियत थी? अंकल वांग के चेहरे के भाव देखते ही वह समझ गया कि उनका रिश्ता क्या है। यह जानकर कि वह भी पड़ोस समिति में काम करती थी, उसने तुरंत ही पूरी स्थिति का अंदाजा लगा लिया। अहम
छोटे जो, बकवास मत करो। अंकल वान का बूढ़ा चेहरा शायद ही कभी शर्माता था। अरे, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हालांकि आंटी झाओ ने सीधे सीधे मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ कि छोटा जो यहाँ है। मैंने ओल्ड वान को कहते सुना कि कुछ दिनों में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को यहाँ व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाएगा। क्या यह युवाओं के लिए है? जी हाँ, नन्हे जो, क्या तुमने कल बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? क्या तुमने मुझसे वादा किया था? अंकल वांग ने जो क्यूई से कहा। हाँ, सही है, ऐसा इंतजाम है। जो क्यूई ने अपनी नाक रगड़ी और खुद को सहमत होने के लिए मजबूर किया। वह कल ही अंकल वांग के साथ बेतुकी बातें कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में इस तरह का व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। लेकिन अब जब वह इस स्थिति में था, तो भले ही पहले कोई व्यवस्था न रही हो, अब तो व्यवस्था करनी ही होगी। लगता है मुझे कुछ दिनों में वहां जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं अंकल वांग की शादी में मदद कर सकूं, तो समाज के सबसे निचले तबके के इन लोगों के लिए यह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो क्यूई ने अपनी नाक रगड़ी और उन लोगों के बारे में योजना बनाने से खुद को रोक नहीं पाया। अरे, खैर, मुझे और किंकिंग को कुछ काम है, इसलिए हम अब बाहर जा रहे हैं। जो क्यूई ने किंकिंग का हाथ पकड़ा और जाते हुए मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों आराम से बातें कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। यह बच्चा, अंकल वान का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उन्होंने जो क्यूई की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। डॉट 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 पापा, अंकल वान का चेहरा लाल क्यों है? किंकिंग ने अपना सिर झुकाकर उत्सुकता से जो क्यूई से पूछा। शायद अंदर गर्मी है। जो क्यूई को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे और उसने लापरवाही से एक बहाना बना दिया। यह सच है। किंकिंग ने सिर हिलाया और तुरंत ही उसका मन यह कल्पना करने लगा कि बाद में पानी के अंदर की दुनिया में जाना कैसा होगा। जो क्यूई ने एक टैक्सी बुलाई, लेकिन वह सीधे पानी के अंदर की दुनिया में नहीं गया। इसके बजाय वह पहले पानी के भीतर की दुनिया के पास एक शॉपिंग मॉल में गया। हालांकि यह सुबेई का शहर केंद्र नहीं था, फिर भी इसे एक हलचल भरा वाणिज्यिक जिला माना जाता था। आती जाती महंगी कारों और शानदार मॉल को देखकर किंकिंग की आंखों में लालसा भर गई। किंकिंग को इस हालत में देखकर जो क्यूई को एक बार फिर दिल में दर्द का अनुभव हुआ। पापा, क्या हम पानी के अंदर की दुनिया में नहीं जा रहे हैं? हम यहाँ क्यों हैं? हालांकि किंकिंग छोटी थी, लेकिन वह बहुत समझदार थी। हालांकि उसका नन्हा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं दिखाई। पापा ने कुछ पैसे कमाए हैं और वो किंकिंग के लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदना चाहते हैं, जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा सबसे अच्छे हैं। किंकिंग की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर वह मुस्कुराए और अपना छोटा सा सिर उठाकर बोली, पापा, आपको किंकिंग के लिए कुछ भी महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, पापा का होना ही मेरे लिए काफी है। नादान बच्ची। जो क्यूई ने किंकिंग के छोटे से गाल को चुटकी से दबाया और मॉल में चली गई। हालांकि वह लंबे समय तक स्पिरिट गॉड दायरे में रहा था, लेकिन वह बचपन से ही सुबेई में पला बड़ा था, इसलिए वह जल्दी ही इस समाज में ढल गया। मॉल के निर्देशों का पालन करते हुए वे लिफ्ट से सीधे सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित बच्चों के कपड़ों के सेक्शन तक गए। आज के सेल्स असिस्टेंट्स ने लंबे समय से एक पैनी नज़र विकसित कर ली थी। एक नज़र में ही वे ग्राहक के खर्च करने के स्तर और सामाजिक वर्ग का अंदाजा लगा सकते थे। इसके अलावा यह मॉल वगुओ ग्रुप के अंतर्गत एक उच्च श्रेणी का मॉल था, जहां प्रति व्यक्ति औसत उपभोग कई हजार था, जो आम नागरिकों के लिए वहन करना संभव नहीं था। छोटी बच्ची तो काफी प्यारी है, लेकिन उनके कपड़ों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे यहाँ से खरीदारी करेंगे। वे शायद बस ब्राउज कर रहे हैं। चलिए बातचीत जारी रखते हैं। कल एक स्थानांतरित निवासी मुझे रात के खाने पर दावत देना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि जिस जगह उसका घर स्थानांतरित किया गया था वह बहुत दूर थी। हालांकि सेल्स असिस्टेंट की आवाजें बहुत धीमी थीं, फिर भी जो क्यूई ने उन्हें सुन लिया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बड़े बड़े तूफान देखे थे और अब वह ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेता था। जब तक उसके उल्टे तराजू को छुआ नहीं जाता था, वह मुस्कुरा सकता था और जीवन के उतार चढ़ाव को देख सकता था। किंकिंग, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी ड्रेस है जो तुम्हें पसंद हो? ये सभी खूबसूरत दिखती हैं। किंकिंग को समझ नहीं आ रहा कि किसे चुने। तो चलिए, जो क्यूई शेखी बघारते हुए कहने ही वाला था कि वह उन सभी को खरीद लेगा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मौजूदा खर्च करने की क्षमता को देखते हुए यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अहम खैर, हमें अभी भी अंदर जाकर देखना होगा। क्यों ना हम पहले इसे देख लें? बाहर से भी यह काफी अच्छा दिख रहा है। स्वागत है। विक्रेता ने जो क्यूई की ओर एक नजर डाली और लापरवाही से कहा। जो क्यूई मुस्कुराए और सिर हिलाया, उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, और वह किंकिंग को लेकर आसपास देखने चली गई। आओ शिन, पिछली बार जब मैं खरीदारी करने गई थी तो मुझे वह छोटी पश्चिमी शैली की पोशाक अच्छी लगी थी, और अब जब तुम जा रही हो तो मैं तुम्हें इसे दिखाने के लिए ले आई हूँ। तभी एक जवान, काफी आकर्षक महिला एक छोटी बच्ची के साथ अंदर आई। अरे, क्या ये मिस ली हैं? आज आप क्यों खाली हैं?
जाहिर है, ये महिला दुकान की नियमित ग्राहक थी और कर्मचारी उन्हें अच्छी तरह जानते थे, यहाँ तक कि मैनेजर भी खुद उनसे मिलने बाहर आए थे। आज हमारी शिनशिन के स्कूल की छुट्टी है, इसलिए हम देखने आए हैं। महिला ने सिर ऊंचा करके सहजता से कहा। मिस ली, कृपया आराम से समय लें, क्यों ना आप थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर लें। मैं अभी अभी अंग्रेजी काली चाय लाया हूँ और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मैनेजर ने चाय डालने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। ठीक है, मैं थोड़ी देर बैठकर आराम करती हूँ। मिस ली अभी बैठी ही थी कि अचानक हैरानी से पूछा, हम शिनशिन, क्या यह छोटी बच्ची तुम्हारी प्रीस्कूल की सहपाठी है? मुझे लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। उसका पूरा नाम ली किंग था और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह किंग किंग को पहचान सकती थी। हालांकि किंग किंग अभी छोटी थी, लेकिन वह सचमुच एक सुंदर बच्ची थी। उसकी आंखें बड़ी और जीवंत थीं। शायद इसका कारण यह था कि वह आमतौर पर बहुत ही साधारण कपड़े पहनती थी, इसलिए वह उतनी आकर्षक नहीं दिखती थी। ली किंग ने शिनशिन को उठाते समय कभी कभार ही उस पर ध्यान दिया था। ओह, ये तो आंटी ली हैं। शिनशिन, क्या तुम भी ड्रेस खरीदने आए हो? अपनी छोटी दोस्त को देखकर किंग किंग तुरंत मुस्कुरा उठी। हाँ, किंग किंग, क्या ये तुम्हारे पापा हैं? स्पष्ट रूप से, शिनशिन की पारिवारिक शिक्षा बहुत सख्त थी और वह ज्यादा उत्साह दिखाने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन आखिरकार, वह अभी भी एक छोटी बच्ची थी, जिसके दिल में ज्यादा जटिल विचार नहीं थे। नमस्कार, मैं किंग किंग का पिता हूँ। जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए ली किंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया। ओह, आप किंग किंग के पिता हैं। ली किंग ने जो क्यूई की ओर देखा, स्पष्ट रूप से उसे और जानने में उसकी रुचि कम हो रही थी, और उसने काली चाय की एक घूंट लेने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने सुना है कि आप शहर से बाहर काम कर रहे हैं। हम ऐसा कहा जा सकता है। जो क्यूई ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, और किंग किंग बड़ों के बीच की सूक्ष्म भावनाओं को समझ नहीं पाई। यहाँ चीजें काफी महंगी हैं, असल में आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ली किंग ने जो क्यूई की तरफ देखे बिना कहा, आपके कपड़ों को देखकर मुझे लगता है कि आपके परिवार का बजट सीमित है, क्या कुछ सस्ता खरीदना बेहतर नहीं होगा? बस इधर उधर देख रहा हूँ, अगर किंग किंग को पसंद नहीं आया तो शायद मैं इसे नहीं खरीदूंगा। जो क्यूई ने उदासीनता से कहा, किंग किंग, चलो उधर देखते हैं। आह, बस दिखावा कर रही थी। ली किंग ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा। वह यह बात जो ची को सुनाने के लिए नहीं कह रही थी, यह तो बस भावनाओं की एक आह थी। आखिरकार, उसे सचमुच ऐसा लगा कि जो क्यूई का परिवार अमीर नहीं था और उन्हें ऐसे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा, उसे लगा कि वह उसे एक बार याद दिला चुकी है और उसे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। अध्याय 17, आत्मा का नश्वर संसार में पतन। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वे भी इस उपभोग स्तर के लोग हैं, स्टोर मैनेजर ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। बातें बंद करो, यहीं पर बात खत्म करते हैं। ली किंग ने हाथ हिलाते हुए पास ही रखी एक ड्रेस की ओर इशारा किया और कहा, जाओ वो ड्रेस ले आओ जो हमने पिछली बार देखी थी, शिनशिन को उसे पहनकर देखने दो। ठीक है। स्टोर मैनेजर झटपट दौड़कर आया। किंग किंग, तुम्हें यह ड्रेस कैसी लगी? जो क्यूई ने एक ड्रेस उठाई और उसे दे दी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, क्या ये महंगी है? किंग किंग चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश करे, जोची को उसकी पसंद साफ दिख रही थी। लेकिन वो थोड़ा भावुक हो गया, कभी कभी बच्चे का जरूरत से ज्यादा समझदार होना हमेशा अच्छा नहीं होता। ज्यादा महंगी नहीं है, मुझे लगता है साइज एकदम सही है, आप जाकर फिटिंग रूम में ट्राई क्यों नहीं करती? अचानक कुछ याद आने पर, जो क्यूई ने झट से कहा, आप ये ड्रेस खुद पहन सकती हैं, है ना? किसी की मदद चाहिए क्या? कोई जरूरत नहीं, किंग किंग कर सकती है, पापा, मैं अंदर जा रही हूँ। किंग किंग ने ड्रेस पकड़ते हुए कहा और अंदर चली गई। करने को और कुछ न होने के कारण, जो क्यूई भी सोफे पर बैठ गया और अपनी लाडली के कपड़े बदलने का इंतजार करने लगा। मिस ली, मैंने पिछली बार सुना था कि आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रही हैं। अभी खरीदने का सही समय कैसा रहेगा? स्टोर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी हाल ही में निवेश के लिए एक अपार्टमेंट खरीदने की योजना बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास अभी अतिरिक्त पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता, अब तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ली किंग ने लाल चाय की एक घूंट ली और लापरवाही से पूछा। अभी मैं लगभग 200,000 रुपये निकाल सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। 200,000 तो वाकई थोड़ा कम है। ली किंग ने अपनी भौहें उठाईं। आजकल अपार्टमेंट के लिए डाउन पेमेंट आधा ही होता है। अगर आपके पास सिर्फ 200,000 है, तो शायद आप किसी दूरदराज इलाके में ही खरीद पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि विदेशियों के लिए खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए यह रकम काफ़ी है। हालांकि, बहुत दूरदराज के इलाकों में निवेश पर रिटर्न कम होता है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसे न खरीदें। हालांकि जो क्यूई को रियल एस्टेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी वह आमतौर पर कही जा रही बातों को समझ सकता था और मन ही मन सिर हिलाता था। सोच विचार करने पर उसे एहसास हुआ कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं।
अगर वह सिर्फ काम करता तो इतनी बचत करने में उसे कितना समय लगता, यह भी उसे पता नहीं था। हालांकि उसे यह ठीक से नहीं पता था कि जिया परिवार किस तरह का परिवार है, लेकिन वह इतना जरूर समझ गया था कि वह शायद एक बहुत बड़ा और समृद्ध परिवार होगा। जिस जगह मैंने निवेश किया है वह वगुओ ग्रुप की एक ऑफिस बिल्डिंग है। अच्छी लोकेशन पर होने के कारण सालाना किराया वसूली ही काफी अच्छी हो सकती है और इसे बेचना भी आसान है। इस तरह इसमें और पूंजी नहीं फंसेगी और पारंपरिक आवासीय संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लीकिंग बोलती रही, लेकिन उसने बोलना जारी नहीं रखा, मानो इन लोगों के लिए उसके शब्दों का महत्व सीमित ही हो। तभी लीकिंग की बेटी शिनशिन बाहर आई। अभी अभी कपड़े बदले हुए वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका गुलाबी सा चेहरा इतना कोमल कि छूने भर से पिघल जाने का आभास देता था, उसे किसी छोटी राजकुमारी जैसा बना रहा था। कुछ लोगों से घिरी होने के कारण वह थोड़ी शर्मीली थी। ओह, छोटी राजकुमारी शिनशिन, कितनी सुंदर है। यह पोशाक मानो तुम्हारे लिए ही खास तौर पर सिलवाई गई हो। हाँ, मैंने ड्रेस पहनने के लिए इतनी उपयुक्त छोटी बच्ची कभी नहीं देखी, सचमुच बहुत सुंदर। काश मेरी बेटी भी इतनी खूबसूरत होती। जो क्यूई ने ऊपर देखा और अनजाने में सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी, वह सचमुच एक प्यारी सी छोटी लड़की थी। हालांकि ली किंग ने ऊपरी तौर पर उदासीन होने का दिखावा किया, लेकिन वह अंदर से बहुत खुश थी और स्वाभाविक रूप से उसके अंदर श्रेष्ठता की प्रबल भावना उत्पन्न हो गई। ठीक उसी समय किंग किंग भी बाहर आ गई। उसके आते ही सब लोग दंग रह गए। अगर अभी अभी की शिनशिन एक छोटी राजकुमारी जैसी थी, तो जो किंग किंग मानव लोक की परी जैसी लग रही थी। हालांकि वह अभी छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक स्पष्ट पवित्रता झलक रही थी, मानो उसकी आंखें तारों से भरी हों। साधारण कपड़ों में भी वह सुंदर दिखती थी, लेकिन खूबसूरत पोशाक पहनकर वह मानो किसी परीक्षा से बाहर निकली हो। अपनी बेटी को इतना सुंदर देखकर जो क्यूई के मन और चेहरे दोनों पर खुशी झलक रही थी। पापा, क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ? जो किंग किंग इतने सारे लोगों द्वारा देखे जाने की आदी नहीं थी और थोड़ी घबराई हुई थी। छोटी किंग किंग, तुम सचमुच सुंदरता की मिसाल हो। जो क्यूई ने प्यार से किंग किंग के सिर पर हाथ फेरा और भावुक होकर कहा, सुंदर, सचमुच सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी सुंदर। जब तक पापा को लगता है कि मैं अच्छी दिखती हूँ, तब तक सब ठीक है। जो क्यूई की तारीफ सुनकर जो किंग किंग मुस्कुराए और अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। हालांकि सभी लोग जो किंग किंग की खूबसूरती देखकर हैरान थे, लेकिन बातचीत तुरंत रुक गई। वे कभी कभार ही जो क्यूई की ओर देखते थे और अफसोस जताते थे कि इतनी खूबसूरत बच्ची एक गरीब आदमी के पीछे क्यों चल रही है। खूबसूरत होने का क्या फायदा? शायद वे इसे वहन नहीं कर सकते। स्टोर मैनेजर ने धीरे से बुदबुदाया। हालांकि लीकिंग ने जो क्यूई और जो किंग किंग पर एक और नजर डाली, फिर खड़ी होकर सेल्स असिस्टेंट से कहा, बिल बनाए कृपया। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी ये ड्रेस 23,000 की है। किंग किंग, हम खेलने जा रहे हैं और बहुत सारे कपड़े ले जाना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए अभी के लिए बस यही एक खरीद लेते हैं। ठीक है, ठीक है। किंग किंग सिर्फ एक से ही बहुत खुश हो जाएगी। जो क्यूई ने अपना पुराना बटुआ निकाला, जो शिया इरुओ ने उसे बहुत पहले खरीद कर दिया था। उसके फोन की तरह ये चीजें भी अतीत की यादों से भरी हुई थीं। चीजों को देखना और लोगों के बारे में सोचना, यही उसका मकसद था। कितने का? जैसे ही जो क्यूई बिक्री सहायक से पूछने ही वाली थी, ली किंग अचानक बोल पड़ी। चलिए, दोनों चीजों का हिसाब एक साथ लगा लेते हैं। ली किंग ने बेपरवाही से कहा, वैसे भी किंग किंग मेरी बेटी की सहपाठी है, इसलिए मैं दोनों का भुगतान कर दूंगी। आप हिसाब लगा लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीजें मिलकर। कोई जरूरत नहीं। जो क्यूई ने भौहें उठाई, मुस्कुराए और ली किंग द्वारा दिए गए बैंक कार्ड को दबा दिया। मुझे करने दीजिए। मैंने हमेशा सुना है कि शिनशिन किंग किंग की अच्छी दोस्त है और वे हमेशा साथ में खूब मस्ती करती हैं। इस दौरान मेरी किंग किंग का हमेशा साथ देने के लिए आपकी बेटी को धन्यवाद। इसे मेरी ओर से आभार का एक छोटा सा प्रतीक समझिए। छोड़ो, मुझे करने दो। ली किंग ने सिर हिलाया, दूर खेल रहे दो बच्चों पर नजर डाली और धीरे से बोली, इस दुकान में चीजें काफी महंगी हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। जब तुम अमीर हो जाओगे तब बात करेंगे। मैं करूंगा। जो क्यूई ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उसके कार्यों में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने सीधे वुगो ग्रुप के सह ब्रांडेड ब्लैक कार्ड को सौंप दिया। कोई पासवर्ड नहीं, बस इसे स्वाइप करें। यह स्टोर मैनेजर ने पहले तो जो क्यूई को नीचा समझा था, लेकिन जब उसने यह कार्ड देखा तो वह तुरंत चौंक गई। यहाँ आने वाले सभी ग्राहक धनी या प्रभावशाली थे, इसलिए उन्हें इस बारे में काफी जानकारी थी। हालांकि पूरे सू शहर में बहुत कम लोगों के पास यह कार्ड था, फिर भी इसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित थीं। इस काले कार्ड का होना न केवल आर्थिक शक्ति का प्रतीक था, बल्कि प्रतिष्ठा और रुतबे का भी प्रतीक था, जिसके कारण लोग इसे पाने की लालसा रखते थे, लेकिन इसे हासिल नहीं कर पाते थे।
हम लीकिंग भी जो क्यूई के कार्ड को देखकर स्पष्ट रूप से चौंक गई थी। अविश्वास से उसकी ओर देखते हुए बोली, यह कैसे संभव है, उसके पास सचमुच यह कार्ड है। लीकिंग को आज भी अच्छी तरह याद था कि उसके पति को ऐसा कार्ड पाने की कितनी चाह थी और वह हर जगह संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसे पाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसके पास यह कार्ड होता तो वह आसानी से कई बड़े सौदे पूरे कर सकता था। क्या तुम चेकआउट नहीं करने जा रहे हो? जो क्यूई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह इस कार्ड की शक्ति के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह एक स्पष्ट और तेज दिमाग वाला व्यक्ति था और उसने तुरंत ही इन लोगों के चेहरों से इस कार्ड के मूल्य सहित जानकारी का अनुमान लगा लिया। ठीक है, ठीक है। स्टोर मैनेजर तुरंत उत्साहित हो गया और पुष्टि करने के लिए कार्ड को जल्दी से पीछे ले गया। किंग किंग का उपनाम जो है, इसलिए आप ही श्री जो होंगे। लीकिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आपको यह कार्ड कहाँ से मिला, लेकिन अगर आपने इसे हासिल किया है तो इसे लापरवाही से इस्तेमाल न करें। वुगो समूह के प्रत्येक कार्ड पर एक विशेष पहचान चिन्ह होता है। अगर आपका भेद खुल गया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इतनी सारी पेचीदगियां हैं। जो क्यूई ने अपनी नाक रगड़ी। कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड है। लीकिंग ने जोऊची को गौर से देखा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जोऊची के पास वाकई यह कार्ड है। हालांकि आजकल धन दौलत छुपाने और सादे कपड़े पहनने का चलन है, फिर भी ये महंगे कस्टम मेड कपड़े हैं, बस इन पर कोई टैग या लोगो नहीं है। लेकिन जोऊची का पहनावा कई साल पुराने जमाने का लग रहा था। न सिर्फ पुराना, बल्कि उसमें ब्रांड की कोई झलक भी नहीं थी। सर, श्रीमान, क्या मैं आपका उपनाम जान सकती हूँ? पुष्टि करने के बाद स्टोर मैनेजर पीछे से बाहर आई। उनकी आवाज में पहले से कहीं अधिक सम्मान का भाव था। ओह, मेरा उपनाम जो है, मेरा नाम जोऊची है। जोऊची ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तो सचमुच। स्टोर मैनेजर चौंक गई। उसने अभी अभी फोन करके पुष्टि की थी और इस कार्ड के मालिक का नाम वाकई जोऊची था। इस क्षण उसके प्रति उसका पूरा व्यवहार बदल गया था। नमस्कार श्रीमान जो, भुगतान हो गया है। स्टोर मैनेजर ने तुरंत झुककर दोनों हाथों से कार्ड वापस कर दिया। दोनों ड्रेस की कुल कीमत 56,000 है। आपके पास वुगो ग्रुप का ब्लैक कार्ड है और आप वुगो ग्रुप के एक हाई एंड मॉल में खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए आपको 50% की छूट मिली है, यानी कुल कीमत 28,000 है, जो कार्ड से काट ली गई है। यह सचमुच सच है। लीकिंग ने जो क्यूई की ओर देखा, उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। ठीक है, धन्यवाद। जो क्यूई ने कार्ड अपनी जेब में रखा। जो किंग का हाथ पकड़ा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं अब जा रहा हूँ। रुको, रुको। हालांकि लीकिंग बहुत ज्यादा घमंडी नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आंतरिक श्रेष्ठता की भावना तुरंत ही धूमिल हो गई, जिससे उसके लिए एक पल के लिए भी इसे स्वीकार करना मुश्किल हो गया। श्रीमान जो, क्या मैं पूछ सकती हूँ, आपको यह कार्ड कहाँ से मिला? लीकिंग ने संकोच से पूछा। ओह, वू झेंगगुओ ने मुझे यह दिया था, जो क्यूई ने लापरवाही से कहा, जो वास्तव में सच था। वू झेंगगुओ, हे भगवान, लीकिंग ने दबे स्वर में कहा। इस समय उसकी नजर में जोऊची एक छुपा हुआ, बेहद धनी व्यक्ति था। अपार धन दौलत के बावजूद इतना सादगी भरा व्यवहार। हालांकि जोऊची में दिखावे का थोड़ा बहुत अंदाज जरूर था, भले ही यह उसे वू झेंगगुओ से न मिला हो, फिर भी यह हद से ज्यादा था। यह लीकिंग ने अपने शब्दों को संजोते हुए बेहद प्यारी मुस्कान के साथ कहा, हमारी दोनों बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं और हमेशा साथ खेलती हैं, इसलिए हम बड़ों को भी संपर्क में रहना चाहिए। कैसा रहेगा, मैं आपका वीचैट अकाउंट जोड़ लेती हूं ताकि हम सामान्य रूप से बातचीत कर सकें, और मेरी बेटी के कपड़े खरीदने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए मुझे आपको निजी तौर पर अलग से धन्यवाद देना है। जो क्यूई का दिल जोर से धड़कने लगा। लीकिंग के मनमोहक चेहरे को देखकर उसे तुरंत ठंडे पसीने आने लगे। यह महिला काफी आकर्षक है। युवा विवाहित महिला का रूप भी बहुत उत्तेजक है। उसका फिगर भी अच्छा है। जो क्यूई ने अपनी नाक रगड़ी और बेशर्मी से लीकिंग को निहारते हुए सोचा, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बच्चे हैं। वह मेरे टाइप की नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी से एक स्पष्ट रेखा खींच देनी चाहिए। इस समय लीकिंग का सुंदर चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया था। बहुत कम लोग उसे इतनी सीधी निगाहों से देखते थे, इसलिए उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों के बीच भावनात्मक दूरी काफी समय से कम हो चुकी थी। भला कौन किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहेगा? अध्याय 18, समुद्र की पुत्री। मूल रूप से लीकिंग की नज़र में जो क्यूई एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल करने के बाद उसकी पिछली सादगी एक शांत स्वभाव में बदल गई है। उसने सोचा कि जो क्यूई का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है शांत स्वभाव वाली लेकिन आंतरिक रूप से गहरी शख्सियत। खांसी। जो क्यूई ने अपनी नाक रगड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, मेरे पास वीचैट नहीं है। वीचैट नहीं? लीकिंग थोड़ा हैरान हुई, फिर थोड़ी झिझकते हुए मुस्कुराई। श्रीमान जो, अगर आप मुझे अस्वीकार करना चाहते हैं, तो क्या आपको कोई और उचित बहाना नहीं ढूंढना चाहिए?
ऐसा बहाना ढूंढना, क्या आपको नहीं लगता कि यह अपमानजनक है? हाल ही में, वह लोगों को वीचैट जोड़ने के बारे में बात करते हुए सुनता रहा, और हालांकि वह जानता था कि यह एक मोबाइल ऐप है, फिर भी इसमें कोई जादुई शक्ति प्रतीत होती थी। जो क्यूई ने फैसला किया कि उसे भविष्य में इसका गहन अध्ययन करने के लिए समय निकालना ही होगा, खासकर इसलिए क्योंकि हमेशा खूबसूरत महिलाएं ही पहल करके उसे अपने साथ जोड़ने के लिए कहती थीं। हम जो क्यूई ने एक पल सोचा, फिर अपना फोन निकाला, कंधे उचकाते हुए कहा, लगता है मेरे फोन में वीचैट इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। कुछ समय पहले किसी ने मुझसे भी यही बात कही थी, और मैंने उसे भी यही जवाब दिया था। यह जो क्यूई के फोन को देखकर लीकिंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, और वह जो क्यूई को घूरते हुए बोली, इस युग में भी कोई इस तरह का फोन कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अरे वाह, ये तो अविश्वसनीय है, श्रीमान जो क्यूई, क्या आप वाकई में असली फोन हैं? क्या इससे कॉल की जा सकती हैं और रिसीव की जा सकती हैं? क्या इससे मैसेज भेजे जा सकते हैं? बिल्कुल, जो क्यूई ने सिर हिलाते हुए कहा, तो ऐसा रहेगा, शिनशिन की माँ, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप सीधे मुझे कॉल कर सकती हैं। ठीक है। ली किंग ने जो क्यूई का नंबर लिख लिया और विशेष रूप से उसके आगे एक तारा चिन्ह लगा दिया। तो अलविदा, मुझे और किंग किंग को बाद में कुछ और काम है। जो क्यूई ने हाथ हिलाया, विनम्रता से सिर हिलाया और जो किंग किंग को अपने साथ ले गई। कितनी दिलचस्प बात है, इस युग में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। ली किंग ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह अमीरों का सादगी भरा व्यवहार है, वे आईफोन से दिखावा करने के चरण से आगे निकल चुके हैं। और हाँ, स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं, इसलिए मुझे भविष्य में अमीरों की जीवन शैली के अनुरूप ढलना होगा, ताकि मैं बड़े लोगों के साथ बातचीत के लिए अधिक सामान्य विषय ढूंढ सकूं। इस समय तक, जो क्यूई और जो किंग किंग पहले ही पानी के भीतर की दुनिया की ओर जाने वाली एक कार में बैठ चुके थे और जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। टिकट खरीदने के बाद, जो क्यूई, किंग किंग को अंदर ले गई। छोटी बच्ची जैसी दिखने वाली किंग किंग के साथ, जो क्यूई को अचानक बहुत अधिक दबाव महसूस हुआ। इस खूबसूरत ड्रेस को पहनकर जो किंग किंग और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। वह किसी परी की तरह थी जो मानव जगत में आ गिरी हो, उनके द्वारा उठाए गए हर कदम पर, वह लोगों की निगाहों को महसूस कर सकता था। हालांकि, उन्हें गर्व भी महसूस हो रहा था, क्योंकि यह उनकी जैविक बेटी थी। वाह पिताजी, यह मछली तो बहुत ही दिलचस्प है। यह मछली कितनी बदसूरत है। किंग किंग ने विशाल कांच के माध्यम से उस विचित्र मछली को देखा और आश्चर्य से कहा। जो क्यूई भाव विभोर हो गया, कुछ गहरे समुद्र की मछलियों को देखते हुए, ऐसा लग रहा था मानो वह दूरस्थ आत्मा देवलोक के राक्षसी जीवों को देख रहा हो। उसकी हथेलियों में झुनझुनी होने लगी और उसे उनसे लड़ने की तीव्र इच्छा हुई। वाह पापा, पापा देखो, यह एक जलपरी है। तभी, उस विशाल कांच के पीछे एक जलपरी प्रकट हुई। वहां जलपरी की पोशाक पहने एक लड़की मछलियों के बीच तैरती हुई प्रदर्शन कर रही होगी। कुछ ही देर में, सार्डिन जैसी मछलियों का एक झुंड जलपरी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। यह दृश्य बेहद खूबसूरत था, और जो किंग किंग इससे और भी अधिक मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि जलपरी ने भी जो किंग किंग को देख लिया था, और वह मुस्कुराते हुए तैरती हुई आई और कांच के माध्यम से दिल का आकार बनाया। इसके जवाब में जो किंग किंग ने खुशी से जयकार की, जिससे अन्य अभिभावकों की ईर्ष्या भरी निगाहें उसकी ओर और भी आकर्षित हुईं। उनकी अपनी बेटियां पहले से ही इतनी प्यारी थीं, और जलपरी बहन केवल उन्हीं से बातचीत करती थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने बच्चों को वहां से चले जाने के लिए कहा। मछली और जलपरी को धीरे धीरे तैरकर दूर जाते देख, जो किंग किंग को अचानक थोड़ी निराशा हुई। सारी मछलियां तैरकर दूर चली गई हैं। जलपरी बहन बहुत सुंदर है। मेरी प्यारी किंग किंग, क्या तुम अब भी मछली का नृत्य देखना चाहती हो? जो क्यूई को अचानक एक विचार आया और उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन मछलियां शायद अब उस जगह पर नहीं नाचेंगी। यह जरूरी नहीं कि सच हो, जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए किंग किंग के सिर पर थपथपाते हुए कहा और गंभीरता से आगे कहा, क्या तुम्हें वह कहानी याद है जो पापा ने तुम्हें 2 दिन पहले सुनाई थी? इस दुनिया में सचमुच अमर लोग हैं, और अगर हमारी प्यारी किंग किंग कोई इच्छा करे, तो शायद वो पूरी हो जाए। चिंता मत करो, किंग किंग, कोशिश करके देखो, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। सचमुच। थोड़ी निराश हुई किंग किंग की आंखें अब फिर से चमक उठी थीं। तो मैं कोशिश करूंगा। यह सोचते हुए, जो किंग किंग ने अपने हाथ जोड़े, अपनी छोटी आंखें बंद की और एक इच्छा मांगने लगी। जो क्यूई ने किंग किंग के मनमोहक रूप को देखा और उसके दिल में एक हलचल सी दौड़ गई। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे विशाल गिलास पर रख दिया। उसने धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने विचारों के साथ मिलाकर पूल में प्रवाहित किया। लगभग उसी समय, पानी में मौजूद मछलियों ने अचानक एक विशेष ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हुए महसूस किया, और वे सभी किंग किंग के सामने तैरकर आ गईं। न केवल वे मछलियां जिन्होंने अभी अभी जलपरी के साथ संपर्क किया था, बल्कि अन्य प्रकार की विशालकाय मछलियां भी। वे सभी वहां एकत्रित हो गए, जो क्यूई की हथेली के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, मानो वे नाच रहे हों।
इस समय शीशे के पीछे मौजूद विभिन्न मछलियां और शीशे के सामने खड़ी किंग ने मिलकर एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य प्रस्तुत किया। बेहद खूबसूरत किंग को देखकर और फिर उनके सामने मौजूद मछली को देखकर उन्हें तुरंत ऐसा लगा मानो वे किसी पौराणिक दुनिया में आ गए हों। किंग समुद्र की पुत्री के समान थी और ये मछलियां किसी राजकुमारी के तीर्थयात्रियों के समान थीं। इस समय कोई भी तस्वीर नहीं लेना चाहता था क्योंकि वे अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या यह सच है? ये किस तरह का शो है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? यह खूबसूरत है, सचमुच खूबसूरत। ऐसा लगा जैसे किंग ने अपने आसपास के लोगों की आवाजें सुनी और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। वह इतनी आश्चर्यचकित थी कि तुरंत कुछ बोल नहीं पाए। किंग की आनंदित निगाहों को देखकर जो क्यूई का हृदय भी राहत से भर गया। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ नीचे किया, लेकिन मछलियां तुरंत तितर बितर नहीं हुई। वे एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करती रहीं। पापा, पता चला कि इस दुनिया में वाकई अमर लोग होते हैं, किंग ने उत्साह से कहा। बेशक, अमर लोग स्वर्ग में रहते हैं और वे हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, जो क्यूई ने किंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने अमर देवताओं से एक मनोकामना भी मांगी है और मम्मी वापस आ जाएंगी। हाँ, मुझे इस पर विश्वास है। अब मुझे सचमुच विश्वास हो गया है। किंग ने जो क्यूई की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा। चलो चलें। जो क्यूई ने सिर हिलाया और जो किंग को खींच कर ले गई। अभी अभी जलपरी का किरदार निभाने वाली लड़की, वो कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है, जो क्यूई ने मन ही मन सोचते हुए भौहें सिकोड़ी। किंग ने रास्ते भर खूब आनंद उठाया और यह स्पष्ट था कि बच्चों के लिए ये समुद्री जीव एक घातक आकर्षण रखते थे। किंग को इतना खुश देखकर जो क्यूई का मूड स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा हो गया। ओह हाँ किंग, इसे पहन लो। जो क्यूई को अचानक कुछ याद आया और उसने एक एम्बर पेंडेंट निकाला। हालांकि इस पेंडेंट का रंग विशेष रूप से पारदर्शी नहीं था, फिर भी इसमें एक रहस्यमय आभा व्याप्त प्रतीत होती थी। जो क्यूई ने 2 दिन लगाकर इसमें अनगिनत रहस्यमय आकृतियां समाहित की थीं। हालांकि इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा बहुत अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन शरीर को पोषण देने में इसकी पूर्ण प्रभावकारिता थी। यह जो क्यूई के अथक प्रयासों के साथ साथ स्पिरिट गॉड दायरे से कई गुप्त संरचनाओं और उनके द्वारा स्वयं निर्मित पैटर्न से भरा हुआ था। हालांकि इसका इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षात्मक ताबीज के रूप में करने का इरादा नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण क्षणों में कुछ भूमिका निभा सकता है। पापा, यह क्या है? जो किंग ने पेंडेंट उठाया और उत्सुकता से पूछा। इसे छूने में बहुत अच्छा लगता है। इसे अपने कपड़ों के अंदर पहनना चाहिए और यूं ही इसे निकालकर यूं ही मत खेलना, जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। यह पापा का तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच है, इसलिए दूसरे बच्चों को इससे खेलने मत देना। मैं पापा द्वारा दिए गए सुरक्षा कवच को अच्छे से पहनूंगा। शाबाश। जो क्यूई मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। चलो चलते हैं, लगता है वहां डॉल्फिन का शो हो रहा है। वाह, मैं इसे देखना चाहती हूँ। जो किंग ने तुरंत खुशी से चिल्लाते हुए कहा और उसके पीछे पीछे चली गई। आउटडोर स्टैंड पर पहुंचकर जो क्यूई ने किंग को सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठा दिया। सभी को नमस्कार, सुबाई अंडरवाटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डॉल्फिन शो में आपका स्वागत है। मैं आपका अच्छा दोस्त ली जियोनजुन हूं और हम फिर से मिल रहे हैं। तभी एक खूबसूरत महिला बड़े ही सलीके से मंच पर आई। टाइट फिटिंग वेटसूट पहने होने से उनकी आकर्षक आकृति और भी निखर गई। उसके शरीर की बनावट अविश्वसनीय थी, वह सचमुच एक मोहक सुंदरता थी। जब वह जलपरी के वेश में थी तब भी यह स्पष्ट था, लेकिन अब यह और भी स्पष्ट हो गया था। ली जियोनजुन, जो क्यूई ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, फिर अचानक उसे याद आया। ओह, मुझे लगता है अब मुझे याद आ गया, असल में वो वही है। उस समय तो वह महज एक विश्वविद्यालय की छात्रा थी, अविकसित सी दिखती थी, लेकिन अब उसका शरीर कितना आकर्षक है। मुझे आश्चर्य है कि उसने क्या खाया होगा। लगता है मुझे उससे कुछ सुझाव पूछने का मौका ढूंढना चाहिए। ली जियोनजुन पुरुषों की निगाहों की आदी प्रतीत होती थी, इसलिए उसने जो क्यूई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बच्चों, आओ दर्शकों को नमस्कार करो। ली जियोनजुन के बोलते ही डॉल्फिन एक एक करके पानी से बाहर उछलने लगी और हवा में सुंदर चाप बनाती हुई दिखाई देने लगी। अगर मुझे सही याद है तो मैंने कॉलेज में अर्थशास्त्र जैसा कुछ पढ़ा था, पशु चिकित्सा नहीं। जो क्यूई ने ली जियोनजुन को संदेह भरी नजरों से देखा और सोचा, वह न केवल और अधिक सुंदर हो गई है, बल्कि उसने नए कौशल भी सीख लिए हैं। क्या वह भी मेरी तरह किसी दूसरी दुनिया में गई थी? मुझे उससे यह सवाल साफ साफ पूछने का मौका जरूर ढूंढना चाहिए। अब मैं आपको अपने सबसे प्यारे बच्चे से मिलवाना चाहता हूँ। ली जियोनजुन ने एक डॉल्फिन की ओर हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम बेई है और यह सबसे अच्छे व्यवहार वाली है। बाद में हम दोनों मिलकर सबके लिए एक शो पेश करेंगे। कृपया हमारे लिए तालियां बजाएं, हमारी बेई बहुत शर्मीली है। तुरंत ही जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि लोग खूबसूरत महिला के लिए तालियां बजा रहे थे या डॉल्फिन के लिए।
कई बच्चों के पिताओं ने जोरदार ताली बजाई, जिससे उनकी पत्नियां तुरंत नाराज हो गईं और उन्होंने चुपके से अपनी जांघों को जोर से चुटकी काटी। ली जियुनजुन मुस्कुराए और पानी में कूद गई, जिससे तुरंत ही डॉल्फिन के साथ एक खूबसूरत विरोधाभास बन गया। वाह पापा, यह कितना सुंदर है। सचमुच बहुत सुंदर, जो क्यूई ने सिर हिलाते हुए ईमानदारी से कहा। हालांकि उस समय वे दोनों जिस सुंदर शब्द का जिक्र कर रहे थे, वह एक ही चीज के बारे में नहीं था। इससे जो क्यूई को कुछ समय पहले की एक चर्चित खबर तुरंत याद आ गई। एक बालवाड़ी कार्यक्रम के दौरान माता पिता ने बेतहाशा तस्वीरें और वीडियो लिए, लेकिन वे बच्चों को नहीं बल्कि सुंदर बालवाड़ी शिक्षिका को रिकॉर्ड कर रहे थे। जब जो क्यूई विचारों में डूबी हुई थी, तभी अचानक एक परिवर्तन हुआ। डॉल्फिन के साथ तैर रहे ली जियुनजुन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह चीखने लगा। अध्याय 19, अत्यंत खतरनाक। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। उन्हें केवल एक चीख सुनाई दी, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि ली जियुन खतरे में थी। अधिकांश लोग मंच के पीछे वाले हिस्से में काफी ऊपर बैठे थे, केवल कुछ ही लोग, जैसे कि जो क्यूई, आगे की ओर बैठे थे। बिना किसी झिझक के जो क्यूई उछलकर सीधे पानी में कूद गया। अगर वह कोई अजनबी भी होता, तो भी जो क्यूई उन्हें बचा लेता। अपनी पुरानी सहपाठी और इतनी खूबसूरत महिला की तो बात ही अलग है। मदद करो। ली जियुन की आवाज घबराहट से कमजोर होती जा रही थी। संघर्ष मत करो, जो क्यूई ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। सदमे के कारण तुम्हारी मांसपेशियों में ऐंठन आ गई है, जिससे ऐंठन हो रही है। इधर उधर मत हिलो, जितना ज्यादा हिलोगे उतना ही ज्यादा खतरा होगा। ठीक है, मदद करो, मेरी मदद करो। जो क्यूई ने अपने दांत पीसते हुए, अपनी उत्कृष्ट शारीरिक क्षमता पर भरोसा करते हुए, ली जियुन की ओर पूरी ताकत से तैरना शुरू कर दिया। वह उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन ली जियुन, अत्यधिक उत्तेजित होकर ऑक्टोपस की तरह जो क्यूई से चिपक गई। इधर उधर मत हिलो, मुझे पकड़ लो। जो क्यूई ने दांत भींचे और पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरने लगा। ली जियुन के बेतहाशा खींचने के बावजूद जो क्यूई ने अपनी पूरी ताकत से तैरना जारी रखा। सौभाग्य से जो क्यूई में उत्कृष्ट सहनशक्ति थी, अन्यथा एक साधारण व्यक्ति शायद इसे इतनी आसानी से संभाल नहीं पाता। जाओ पापा। जो किंग को स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि क्या हो रहा है और उसने किनारे से जो क्यूई को हाथ हिलाकर इशारा किया। हालांकि इस समय सभी लोग ली जियुन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, लेकिन अत्यधिक दूरी के कारण वास्तव में कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हो रहा था। उन्हें पानी में केवल एक उथल पुथल भरी हलचल महसूस हुई और डॉल्फिन सामान्य से अधिक उत्तेजित थीं। आश्चर्य की आहें गूंज उठीं, लेकिन जो क्यूई ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में कार्रवाई की। कुछ लोगों ने किनारे पर लिखे आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की तैयारी में अपने फोन निकाले, लेकिन पता चला कि वह नंबर काम नहीं कर रहा था। भंवर के बीच में फंसी जो क्यूई को और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। ली जियुन अत्यधिक तनाव में थी, इसलिए उसकी चेतना काफी धुंधली थी और वह केवल सहज रूप से जो क्यूई को कसकर पकड़ सकती थी। हालांकि इससे अनजाने में जो क्यूई की गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया। ली जियुन ने उसकी बांह को कसकर पकड़ रखा था, जिससे उसके लिए आगे तैरना असंभव हो गया था। इस नाजुक क्षण में दो उत्तेजित डॉल्फिन झट से जो क्यूई की ओर दौड़ पड़ी। कोई और विकल्प न होने पर जो क्यूई ने गुप्त रूप से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया और ली जियुन की बाहों को छुड़ाने के लिए एक शक्तिशाली झटका उत्पन्न किया। फिर उसने जल्दी से उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका सिर पानी के ऊपर रहे। इस समय तक एक डॉल्फिन पहले ही अत्यधिक गति से जो क्यूई की छाती की ओर बढ़ चुकी थी। माफ करना, प्यारे डॉल्फिन, जो क्यूई ने मन ही मन सोचा। फिर उसने डॉल्फिन के सिर पर अपनी हथेली से जोरदार प्रहार किया। जो क्यूई ने बड़ी कुशलता से अपनी हथेली का इस्तेमाल किया, जिससे न तो डॉल्फिन को कोई वास्तविक नुकसान पहुंचा और न ही वह अस्थायी रूप से पीछे हट पाए। दूसरे डॉल्फिन को भी तेजी से आते देख जो क्यूई ने उसे अचेत करने के लिए उसी विधि का प्रयोग किया। झटके का फायदा उठाते हुए जो क्यूई तेजी से किनारे की ओर दौड़ा। कुछ ही देर में जो क्यूई ली जियुन को किनारे पर ले आया। तब तक उसके कपड़े लगभग पूरी तरह से भीग चुके थे और उसके शरीर से पारदर्शी रूप से चिपके हुए थे। सूर्य की रोशनी में उनकी सुगठित मांसपेशियां हल्की हल्की दिखाई दे रही थीं। उनकी मांसपेशियों का आकार अतिरंजित नहीं था, लेकिन बहुत ही सुगठित था, जो पूर्वी सौंदर्यशास्त्र को दर्शाता था। किसी ने भी ऐसी घटना की उम्मीद नहीं की थी। अचानक हुई इस घटना ने सभी को चौंका दिया। इस क्षण दर्शक तुरंत दो गुटों में बंट गए। सभी पुरुष सांस रोककर ली जियुन को देख रहे थे, उसकी बचाव की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि कई महिलाओं ने अपना ध्यान जो क्यूई पर केंद्रित कर लिया और कभी कभी अपने बगल में बैठे अपने प्रेमियों की ओर देखती रहीं और उनके शारीरिक बनावट में भारी अंतर पर अफसोस जताती रहीं। तुरंत ही सभी लोग चर्चा करने लगे और कुछ लोगों ने तो अपने फोन निकालकर तस्वीरें भी खींचनी शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने लगे। किनारे पर हो रहे शोरगुल पर ध्यान न देते हुए जो क्यूई ने भौहें चढ़ाईं और सोचने लगा।
यह घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि इससे पहले कि वे स्पष्ट रूप से देख पाते कि क्या हो रहा है, जो क्यूई 10 सेकंड से भी कम समय में ली जियुन को वापस ले आया था। अभी अभी स्थिति बेहद खतरनाक थी, अगर उसके पास असीम शक्ति न होती, तो वह शायद जलप्रेत बन जाता। अब ली जियुन स्पष्ट रूप से अत्यधिक भयभीत थी, जिसके कारण उसे लगातार मांसपेशियों में ऐंठन हो रही थी। वह डॉक्टर नहीं थे, और उनकी पहली प्रवृत्ति आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उसके दर्द को कम करने की थी। हालांकि भीड़ की निगाहों के सामने ऐसा करना उचित नहीं था। वह अभी सोच ही रहा था कि तभी तोन से लथपथ एक आदमी नीचे आ गया। मोटे आदमी का चेहरा उत्साह भरी मुस्कान से भरा हुआ था। जैसे ही वह नीचे कूदा, आह, किसी की जान बचाना 7 मंजिला पैगोडा बनाने से बेहतर है, मुझे करने दो। जब मैंने उस समय प्रशांत महासागर को पार किया था, तब मुझे भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था। मैंने उसे खींचकर उसकी जान बचाई, और यह ठीक उसी वजह से संभव हुआ। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सौभाग्य मुझे दोबारा मिलेगा। जैसे ही वह नीचे उतरने और हाथ बढ़ाने ही वाला था, जो क्यूई का सब्र टूट गया और उसने उस मोटे आदमी को पकड़ लिया। मोटे, क्या तुम सच में जानते हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो? आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, है ना? आपने प्रशांत महासागर में जिस खूबसूरत महिला को बचाया था, उसका क्या हुआ? वह मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। इस समय मोटे आदमी ने हवा के विपरीत दिशा में सिगरेट जलाए और जो क्यूई की ओर देखते हुए अपना पैर हिलाया। मुझ जैसा घुमक्कड़ एक पेड़ के लिए पूरे जंगल को कैसे बर्बाद कर सकता है? मैंने उस औरत को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मुझे अभी भी अकेले रहने का रोमांस ज्यादा पसंद है। हट जाओ, नौजवान, तुम इस तरह की स्थिति का सामना नहीं कर सकते। जो क्यूई ने उसे लात मारकर एक तरफ कर दिया और कहा, दफा हो जाओ, तुम बकवास कर रहे हो। क्या तुम स्नातकोत्तर परीक्षा देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे इस हठीले स्वभाव को देखते हुए किसी खूबसूरत महिला को बचाना तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि तुम एक स्वर्णी को भी मुश्किल से बचा पाओगे। जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। कहावत है, अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा, तो कौन जाएगा? इतना कठिन कार्य तो निश्चित रूप से मुझे ही करना होगा। जो क्यूई ने उस मोटे आदमी को लात मारकर एक तरफ धकेल दिया, उसकी चीखों को अनसुना कर दिया और ली जियुन की ओर चल पड़ा। अब तीव्र दर्द के कारण ली जियुन के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। जो किंकिंग ने चिंता से उसकी ओर देखा और पूछा, पापा, आपकी बड़ी बहन कैसी है? अभी तक यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं आया? पापा, आप इस बड़ी बहन को भी क्यों नहीं बचा लेते? मुझे लगता है कि वह इस समय बहुत बड़े खतरे में है। शाबाश बेटी, तुम सचमुच पापा की सबसे अच्छी साथी होने की जिम्मेदारी निभा रही हो। जो क्यूई ने मन ही मन प्रशंसा की, फिर धीरे से नीचे झुक गया। यह बहुत दर्दनाक है। ली जियुन का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था और उसकी पिंडलियां स्पष्ट रूप से कांप रही थीं। जो क्यूई मन ही मन चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। इतना दर्द सहना वास्तव में असाधारण था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह इन चिंताओं से बचना नहीं चाहता था। अगर उसने और देरी की, तो ली जियुन और भी बड़े खतरे में पड़ सकता था। इसके अलावा, क्योंकि उसे अभी अभी अत्यधिक सदमा लगा था, वह स्थायी रूप से जो क्यूई के इरादों को समझने में असमर्थ थी और उसने पीछे हटने की पूरी कोशिश की, लेकिन अत्यधिक दर्द के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। अचानक दर्द की एक तीव्र लहर उठी और वह तुरंत बेहोश हो गई। जब ली जियुन बेहोश थी, तभी जो क्यूई बिजली की गति से तुरंत उसके पास दौड़कर पहुंची। उसने अपने शरीर का इस्तेमाल भीड़ की नजरों को रोकने के लिए किया, जिससे गुप्त रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा ली जियुन की पिंडली में प्रवेश कर सके। उन्होंने अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि एक्यूपंक्चर की तरह, उन्होंने जल्दी और सटीक रूप से एक एक्यूपॉइंट को उत्तेजित किया, फिर तुरंत अपना हाथ हटा लिया और जो किंकिंग के बगल में वापस खड़े हो गए। पापा, ये बड़ी बहन कैसी है? जो किंकिंग ने चिंता से जो क्यूई का हाथ पकड़ते हुए पूछा। जो क्यूई ने सिगरेट जलाई, चारों ओर देखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वाटर पार्क की सुरक्षा वाकई घटिया है। कलाकार होने के नाते, जब हम खतरे का सामना कर रहे थे, तब इतने लंबे समय तक कोई चिकित्सा कर्मी नहीं आया। यह किस तरह की व्यवस्था है? उसके शब्द खत्म होते ही ली जियुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और पेट में गया पानी थूक दिया। अरे बाप रे, कितनी संवेदनशील प्रतिक्रिया है। सौभाग्य से जो क्यूई समय रहते बच गई और थूकने की शर्मिंदगी से बचने के लिए तुरंत एक तरफ हट गई। हालांकि जब उसने खुद को नीचे देखा, तो उसकी हालत कुछ खास बेहतर नहीं थी। वह पूरी तरह से भीग चुका था। पापा, आप कमाल के हैं। जो किंकिंग ने थोड़ी प्रशंसा भरी नजरों से जो क्यूई की ओर देखा। हे, ये तो कुछ भी नहीं है। जो क्यूई ने अपनी नाक रगड़ी और जैसे ही वो जाने वाला था, तुमने मेरे साथ क्या किया? ली जियुन अब काफी बेहतर महसूस कर रही थी। उसने जो क्यूई की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट झलक रही थी। उसने अपना सीना पकड़ लिया और पीछे हट गई। डरो मत, मैं। जो क्यूई समझाने ही वाला था, लेकिन ली जियुन को इतना परेशान देखकर वह रुक गया। और करीब मत आओ। इस समय ली जियुन की आंखों में आंसू आ रहे थे और वह बेहद भावुक दिख रही थी।
स्टैंड में बैठे पुरुषों के दिल लगभग टूट चुके थे। अगर उनके बगल में बैठी शेरनियों का साथ न होता तो शायद वे नीचे कूदकर जो क्यूई से लड़ने चले जाते। फिर भी उन सभी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, यह सोचते हुए कि क्या उन्हें बाद में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हाल ही में लगे तीव्र सदमे के कारण ली जियुन को कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। उसने जो क्यूई को पानी में कूदते हुए बस धुंधला सा देखा था और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। क्योंकि यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं, इसलिए मैं बेतुकी बात करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जो क्यूई ने खुद को सीधा किया, उसका इरादा तो जाने का था, लेकिन उसे ऐसी घटना होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह ली जियुन को समझ गया था, इसलिए उसने ठीक ठीक वही बताया जो अभी अभी हुआ था। स्टैंड में बैठे लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और ली जियुन को धीरे धीरे याद आने लगा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। यह देखकर कि ली जियुन सब कुछ समझ गया है, जो क्यूई ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी नज़र डॉल्फिन की ओर घुमा ली। वह जानता था कि डॉल्फिन की अचानक उत्तेजना निश्चित रूप से इसलिए नहीं थी क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से मनुष्यों पर हमला करना चाहती थीं। उन्हें लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा था और वे प्रतिदिन प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि यहाँ खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन क्या वाकई यही उनकी इच्छा थी? अध्याय 20, पुराने सहपाठी। हाँ, मुझे याद है कि पानी में ऐंठन होने पर उन्होंने ही मुझे बचाया था। लीजियुन की याददाश्त धीरे धीरे लौट रही थी और जो क्यूई को देखकर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, जिसकी उसने अभी अभी बुराई की थी। जैसे ही वह जो क्यूई से माफी मांगने वाली थी, जो किंकिंग बोल पड़ी। बड़ी बहन, हालांकि मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ, लेकिन मेरे पापा ने आपको चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। जो किंकिंग ने लीजियुन को गंभीरता से देखते हुए कहा, मेरे पापा ही सबसे पहले नीचे दौड़े और आपको बचाया, बड़ी बहन। मेरे पापा को दोष मत दीजिए, वो बहुत दयालु इंसान हैं। तभी सबको एहसास हुआ कि जो ऊची के साथ उनकी एक प्यारी बेटी भी है। जब जो किंकिंग ने बोलना शुरू किया, तो दर्शकों में मौजूद कुछ बेटी प्रेमी लोगों का दिल पिघल गया। जनमत तुरंत बदल गया और लोग फुसफुसाते हुए जो ऊची द्वारा किसी को बचाने के दृश्य पर चर्चा करने लगे। अपने आसपास के लोगों की बातें सुनकर ली जियुन ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, माफ कीजिए महोदय, मुझे आपकी बात समझने में गलती हो गई। मैं अभी थोड़ी भावुक हो गई थी और आशा है आपको बुरा नहीं लगेगा। और छोटी बहन, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। आपको इतनी परेशानी देने के लिए मुझे खेद है। जो क्यूई ने अपने पसीने को पोंछा और उदारता से हाथ फैलाते हुए कहा, यह सामान्य बात है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल साफ है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। चून की बात यहाँ तक आ गई है, तो मुझे ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। शियाओ किंकिंग, चलो चलते हैं, पिताजी तुम्हें खाना खिलाने ले जाएंगे। हम जो किंकिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। वह जो क्यूई के साथ जाने ही वाली थी कि ली जियुन ने उन्हें आवाज दी, कृपया एक पल रुकिए। ली जियुन ने जो क्यूई को रोकते हुए झिझकते हुए कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। चूंकि आप खाने जा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दावत देता हूँ। अभी सही समय है, हमारे यहाँ एक बढ़िया सी फूड रेस्टोरेंट है। कोई जरूरत नहीं, मुझे आमतौर पर इचिराकू रामेन पसंद है। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? ली जियुन ने होंठ दबाते हुए कहा, उसे थोड़ा बुरा लगा। मेरा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो तुम अब भी ऐसे क्यों हो? ली जियुन के चेहरे के भाव देखकर यह स्पष्ट हो गया कि उसने उसे पहचाना नहीं था। लेकिन उसे इतना दयनीय देखकर जो क्यूई ने आह भरी और कहा, ठीक है, जब बात यहाँ तक आ ही गई है, तो चलो ऐसे ही खाना खा लेते हैं। तुम्हें दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, यह तो बस एक छोटी सी मदद थी, मैंने तुम्हें बस यूं ही बचा लिया। वाह, बहुत बढ़िया। ली जियुन मुस्कुराए। तुम दोनों उधर लाउंज में मेरा इंतजार क्यों नहीं करते? मैं कपड़े बदल लेती हूँ। अरे, तुम्हारे कपड़े भी गीले हैं। जाओ उधर किसी कर्मचारी से बात करो, उन्हें अब तक पता चल गया होगा कि यहाँ क्या हुआ है, वे तुम्हें कपड़े दे देंगे। ठीक है। जो क्यूई ने सिर हिलाया और जो किंकिंग को वहां से खींच कर ले गई। इस दृश्य को देखकर स्टैंड में बैठे पुरुषों ने तुरंत अपनी छाती पीटी और फिर से अपने पैर पटके, यह कामना करते हुए कि काश उन्हें किसी सुंदरी की जान बचाकर नायक बनने का एक और मौका मिल जाए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ली जियुन को बचाने का काम सिर्फ धन्यवाद तक ही सीमित नहीं रहेगा, साथ में खाना खाने का मौका भी मिलेगा। जो ऊची को जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाए हुए, लेकिन मन ही मन बेहद खुश देखकर हर कोई उससे लड़ना चाहता था। लेकिन अब जो होना था सो हो चुका था। वे ली जियुन को दोबारा पानी में धकेल कर फिर से कोशिश नहीं कर सकते थे, वरना भीड़ उन्हें पीट पीट कर मार डालती। जो कि उतना जटिल नहीं था जितना लोग सोचते थे। ली जियुन के लिए उसके मन में कोई खास भावनाएं नहीं थीं। बस एक खूबसूरत महिला के प्रति उसकी सरल प्रशंसा थी। साथ ही वे पुराने सहपाठी थे, इसीलिए वह साथ में खाना खाने के लिए राजी हो गया था। लाउंज एरिया में उम्मीद के मुताबिक एक कर्मचारी जो ऊची को कपड़े देने आया।
हालांकि उनमें से कुछ लोग ली जियुन की गुप्त रूप से प्रशंसा करते थे, लेकिन जो ची ने किसी की जान बचाई थी और वह एक पिता भी थे, इसलिए उन्होंने कोई खास दुश्मनी नहीं दिखाई। हालांकि उनके पास कोई और कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो ची को कार्यक्रम स्थल से एक ट्रैक सूट जैसा पहनावा दे दिया। पापा, मुझे नहीं पता था कि आप तैर सकते हैं, आप अभी बहुत हैंडसम लग रहे थे, किंग किंग ने उत्साह से कहा। हे, तुम्हारे पिताजी तो स्वर्ग से पृथ्वी तक जा सकते थे। जो ची ने बेतहाशा हाथ हिलाते हुए कहा, पुराने समय में 9 स्वर्गों में कोई मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने अपने शक्तिशाली शरीर और दिव्य शक्तियों के बल पर 7 दिन और 7 रात तक उनसे लड़ाई लड़ी। उसी युद्ध में मैं प्रसिद्ध हो गया और मैंने एक अद्वितीय दिव्य कौशल विकसित किया, 9 स्वर्गों की आत्मा को नष्ट करने वाली महान मुट्ठी की मुहर। वाह, हालांकि मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यह बहुत ही शानदार लग रहा है। यह अद्भुत महसूस होना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, शियाओ किंग किंग, यह सिर्फ सामान्य रूप से अद्भुत नहीं था। उस समय मैं जैसे ही जो क्यू स्पिरिट गॉड दायरे में अपने अतीत का वर्णन जारी रखने ही वाला था, ली जियुन शालीनता से चलकर उसके पास आ गया। साधारण जीन्स और सफेद टी शर्ट, जो पहले पहने हुए तंग डाइविंग सूट से बिल्कुल अलग थी, फिर भी उसकी आकृति को खूबसूरती से उभार रही थी। उसकी लंबी टांगें, जो स्किनी जीन्स में लिपटी थीं, बेहद आकर्षक थीं। टखने पर दिख रहा पिंडली का छोटा सा हिस्सा साफ और बेदाग था। लगभग 1.75 मीटर की उसकी ऊंचाई देखकर अनगिनत लोग असहज महसूस करते थे और उसे नमस्कार करने की हिम्मत तक नहीं करते थे। हाय, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? ली जियुन पास आकर जो किंग किंग की ओर मुस्कुराए और बोली, छोटी बच्ची, तुम्हारे पापा तुमसे अभी किस बारे में बात कर रहे थे? उसने अभी अभी बताया कि उसने एक बार समुद्र में किसी दिव्य दानव वेल से लड़ाई की थी और उसका आंतरिक सार भी प्राप्त कर लिया था। जो किंग किंग ने कुछ देर सोचा और फिर ली जियुन की ओर देखते हुए गंभीरता से बोली। पहले से ही प्यारी लगने वाली जो किंग किंग इस समय और भी प्यारी लग रही थी। छी, ली जियुन लगभग हंस पड़ी। उसने जो ची को अजीब नजरों से देखा और अचानक बोली, क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं, क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? तुम मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही हो। सुंदरी, अपना फोन खोलो और देखो कि कौन सा साल चल रहा है, जो क्यूई ने लापरवाही से कहा। 2019, क्या गड़बड़ है? ली जियुन ने उलझन में जो क्यूई की ओर देखा। बड़ी बहन, अब 2019 है। तुम अब भी लोगों को रिझाने के लिए पुराने जमाने के तरीके क्यों अपना रही हो? जो क्यूई ने आंखें घुमाई, पैर मोड़े और बोली, मैं एक सभ्य इंसान हूं, मैं किसी से भी आसानी से दोस्ती नहीं कर लेती। यह मत सोचो कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो इतनी घमंडी हो सकती हो। मेरी भी अपनी इज्जत है। तुम ये सब क्या कह रही हो? ली जियुन ने कहा, फिर अचानक आश्चर्य से जो क्यूई की ओर इशारा करते हुए, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, तुम कहीं तुम हो तो नहीं? तुमने मुझे पहचान लिया। जो की का दिल जोर से धड़कने लगा, उसे थोड़ा गर्व महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि इतने सालों बाद भी वो उतना ही आकर्षक है, और ली जियुन को वो याद है। वो सोच ही रहा था कि कैसे धीरे से यह जताए कि उसने भी ली जियुन को पहचान लिया है। तभी अचानक ली जियुन बोल पड़ा, मुझे याद है। क्या आप झाओ डेक्सियोंग हैं, मेरे पुराने पड़ोसी? ली जियुन की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, जब से मेरा परिवार यहाँ से चला गया है, तब से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपकी एक बेटी भी है। जो ची लगभग अपने ही खून में डूब गया। उसने ली जियुन को अवाक निगाहों से देखा। मेरा नाम जो ची है, झाओ दाक्सियोंग नहीं, धन्यवाद। लगता है आज हमारा साथ में खाना होना नसीब में नहीं था। चलो, किंग किंग, रुको। ली जियुन ने अविश्वास से जो ची की ओर देखा और हिचकिचाते हुए कहा, तुम सच में जो ची हो? मुझे अभी अभी लगा कि तुम जानी पहचानी लग रही हो। तुम सच में जो ची हो? हे भगवान, इतने साल हो गए, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। यह तुम्हारा बच्चा है, तो यह तुम्हारा और शिया येरुओ का बच्चा होगा। मुझे पहचानने में तुम्हें इतना समय लग गया। जो क्यूई ने अपनी नाक छूते हुए बेपरवाही से कहा, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले ही पहचान लिया था, लेकिन असहजता के डर से मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया। तुम सही कह रही हो, जो किंग किंग वाकई मेरी और शिया येरुओ की बेटी है। हे भगवान! ली जियुन ने अविश्वास से जो क्यूई की ओर देखा, और खुद को संभालने में उसे काफी समय लगा। उसने जटिल आंखों से जो किंग किंग को देखा और आह भरते हुए कहा, यह छोटी बच्ची सचमुच बहुत सुंदर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, शिया येरुओ के उत्कृष्ट जीन के कारण बच्ची स्वाभाविक रूप से इतनी प्यारी होगी। इतने वर्षों में तुम दोनों ने कभी भी किसी क्लास रियूनियन में भाग नहीं लिया। 7-8 साल पलक झपकते ही बीत गए। अब तुम दोनों कैसे हो? ठीक है, मुझे लगता है, जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए बात टाल दी। क्या हम पुरुषों के चेंजिंग रूम के सामने ही बातें करते रहेंगे? आपने कहा था ना कि यहाँ सी फूड की दावत है। उन आदमियों को देखो जो यहाँ से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वे मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। और मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि आप इतने सालों से अंडरवाटर वर्ल्ड में पशु चिकित्सक का काम कैसे कर रहे हैं। चलिए चलते हैं।
छी, आप तो पशु चिकित्सक हैं। आपका पूरा परिवार ही पशु चिकित्सक है। ली जियून का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह जोऊ क्यूई और जोऊ किंग को पास के ही एक सीफूड रेस्टोरेंट में ले गई। हालांकि रेस्टोरेंट बाहर स्थित था, लेकिन यह स्पष्ट था कि ली जियून अक्सर वहां जाती थी। सौभाग्य से अभी खाने का समय नहीं हुआ था, अन्यथा वहां खाना खाना शायद इतना आसान नहीं होता। खिड़की के पास वाली सीट पर पहुंचकर भी ली जियून को यह क्षण अविश्वसनीय सा लग रहा था। जो क्यूई, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सच में तुम हो। ली जियून के चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। तुम्हारी बच्ची भी कितनी प्यारी है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कई सहपाठी तुम दोनों को लेकर कितने चिंतित थे। इतने सालों में तुम कभी किसी क्लास रियूनियन में नहीं आई। किसी के पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था और किसी को पता ही नहीं था कि तुम कहाँ हो। बीते कल की बात न करें, जो क्यूई ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, संपर्क न रखना ही बेहतर है। सच कहूं तो हुआंग जू जैसी कुछ लड़कियों को छोड़कर मैं पहले उनसे ज्यादा करीब नहीं था। उनमें से कई मेरी प्रेम प्रतिद्वंद्वी थीं। उस समय शिया येरुओ को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, यह तो भगवान ही जानता है। हाँ, वो सब तो बीते दिनों की बात है। ली जियून ने सिर हिलाया। शिया येरुओ आजकल क्या कर रही है? वो तो पढ़ाई के लिए लंदन गई है। हम भी कुछ देर में वहीं जाएंगे। जो क्यूई बड़बड़ाता रहा, मानो मनगढ़ंत बातें बना रहा हो। खैर, वो नहीं चाहता था कि शिया येरुओ के गायब होने के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले। लंदन। ली जियून थोड़ी चौंक गई, फिर उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने तुरंत उसे छुपा लिया। यह तो अच्छी बात है, उसका भविष्य में विकास निश्चित रूप से शानदार होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज मुझे अचानक इतना ज्यादा सार्वजनिक स्नेह देखने को मिला। मैं बहुत दुखी हूँ। ली जियून पहले से ही बेहद खूबसूरत थी और अब गुस्से का नाटक करने से वह और भी मनमोहक लग रही थी। लेकिन जो क्यूई कौन था? वह एक पक्का ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। और आप ये काम कैसे करने लगे? जो क्यूई ने लापरवाही से एक केकड़ा उठाया और उसका एक पैर चबाते हुए कहा, मुझे याद है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और आपने विदेश में इंटर्नशिप भी की थी। क्या आप सच में ये काम कर रहे हैं? इस तरह के काम में क्या बुराई है? यह तो मेरा शौक है। ली जियून ने चिढ़कर कहा, मैं सच में अब वित्त क्षेत्र में काम करता हूँ, लेकिन जब मैं सप्ताह के दिनों में व्यस्त नहीं होता, तो अक्सर यहाँ अंशकालिक जल कलाकार के रूप में काम करने आता हूँ। मुझे ये समुद्री जीव बहुत पसंद हैं, इनमें कोई छुपी मंशा नहीं होती, कोई छल नहीं होता। मुझे इनके साथ संवाद करना अच्छा लगता है और पानी में होने का एहसास भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं समझ गई। जो क्यूई ने सिर हिलाया और जल्दी से जो किंग की थाली में केकड़े के मांस का ढेर रख दिया। जाहिर तौर पर ली जियून ने अभी जो कहा था उस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ली जियून ने जो क्यूई को देखा, उसकी निगाहें और भी जटिल होती गईं। मजा आया? तो थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, हाइप कर दो।